तो चार पार्ट उन्होंने टास्क मैनेजमेंट टीम ने ऐसे स्प्लिट किए हैं कि ह्यूमन एट्रीब्यूट्स बताने हैं, फिर डोमिनेंस एंड न्यूरोकेमिस्ट्री बतानी है, फिर थॉट टू एक्शंस और कुरानिक सोल्यूशन बताने हैं। बाय द वे कुरानिक सोल्यूशन तो आप एंड में बताएंगे, लेकिन कुरान का लिंक आपको हर जगह पे करना पड़ेगा और करना आना चाहिए, और करें आप लोग तो ही ये चीज़ क्लियर ज़्यादा होगी, क्योंकि हमने कुरान ओरिएंटेड होना है। ठीक है। ह्यूमन एट्रीब्यूट्स आगे एक्सप्लेन और से बाद में आगे करता हूँ मैं, पहले ऑब्जेक्टिव पे हम लोग चले जाते हैं। ये 10 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए हैं, लेकिन मेजर 4 सेक्शन के ऊपर उन्होंने टास्क को रखा है ताकि काम करने में आसानी हो, स्प्लिट करके वर्किंग करने में आसानी हो। चार 10 जो ऑब्जेक्टिव है उससे आपको फायदा क्या होगा, मैं ये स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा बता दूं ताकि माइंड के अंदर इमेज बनना शुरू हो जाए। पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि आपने ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करना है। ह्यूमन एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? जो इंसान के सिफात हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो आपके अंदर इंसर्ट किए होते हैं, और या फिर आप इन्वायरमेंट से उस चीज़ को अंडरस्टैंड करके बच्चा अब्जॉर्व कर रहा होता है और उसको अपने अंदर इंस्टॉल करने की कोशिश करता है। वो एट्रीब्यूट्स, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को समझना है और उसको फिर हमने ट्रेस करना है कुरान से, और कुरान उसकी सिग्निफिकेंस क्या बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इंसान की ह्यूमन एट्रीब्यूट्स के अंदर एक एट्रीब्यूट क्यूरियोसिटी भी है, एम्पैथी भी है, सिंपैथी भी आ जाती है, फेयरनेस आ गई, केयर आ गया, लव आ गया। ये जितनी भी एट्रीब्यूट्स हैं इंसान के अंदर हैं, इंसान इन्वायरमेंट से भी ले रहा होता है, पेरेंट्स से ले रहा होता है, दोस्तों से ले रहा होता है, और नेचुरली भी अंदर इंस्टॉल होते हैं। जो कि हम लोग फितरा को, जिसको आप कहते हैं ना, कुरान में फितरा पे अल्लाह ने बताया भी है ना, आयत है सूरत रूम के अंदर, फितरा पे पैदा किया। तो ये सब चीज़ें इंसान के अंदर होती हैं। अब कौन सी चीज़ पॉलिश होती है, कौन सी चीज़ को पेरेंट इग्नोर कर देते हैं या दबा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, वो पेरेंटिंग का रोल इसी के अंदर आ जाता है। अब कुरान के अंदर इस चीज़ की सिग्निफिकेंस जगह जगह मिलेगी आपको। इकमा का लफ्ज़, रहमा का लफ्ज़, और रहमान रहीम जो अल्लाह की खुद सिफात हैं वो भी ये चीज़ बता रही हैं। और अगर आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जकीम के अंदर आप उनके पूरे आयतों को पढ़ लें, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट जगह जगह पे सिग्निफिकेंस नजर आ जाएगी, केयर की, फेयरनेस की। और जो अफला ताकिलून या अफला तदब्बरून की जो आयत हैं, या उलुल अलबाब के लिए जो आयतें हैं, वो आपकी क्यूरियोसिटी की तरफ ज़्यादा टिल्ट होती हैं। क्यूरियोसिटी जो आपको नॉलेज की तरफ खींचती है, या किसी इंफॉर्मेशन की तरफ खींचती है कि ये चीज़ ऐसे कैसे हो गई, मुझे जानना है ये चीज़ क्या है। वो क्यूरियोसिटी बच्चे के अंदर पैदाइशी होती है, और जब वो बड़ा होता है तो वो 2-3 साल का हर चीज़ को, आप लोग नोट करें, हर चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होता है, घुसना शुरू करता है और खेलना शुरू करता है। कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा। हम पेरेंट्स उसको डांट के उसकी क्यूरियोसिटी को कम करते हैं, इसलिए फिर बड़े होकर उसके अंदर वो क्यूरियोसिटी का लेवल नहीं रहता। ठीक है। तो इस तरह हमने ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को समझना है, कुरान से उसकी सिग्निफिकेंस देखनी है, कुरान में ट्रेस करना है कि कहाँ पे कैसे कैसे किन वर्ड्स के अंदर ये साइकोलॉजी साइकोलॉजी अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं। और फिर उस ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को आपने मैप करना है, बचपन से लेके, पैदाइश से लेके या बचपन से लेके अडल्टहुड तक आप लोग ने ट्रेस करना है, मैप बनाना है कि डेवलपमेंट होती कैसे है। आसान लफ्जों में 3 से 4 मेजर ब्रेन डेवलपमेंट होती हैं। थोड़ी ज्यादा भी होती है, लेकिन 3 से 4 मेजर, आपको आप लोग साइंस को गूगल भी करेंगे, साइंस की कोई बुक पढ़ लें, बायोलॉजी पढ़ लें, आपको ये चीज नजर आ जाएगी कि 3 से 4 मेजर ब्रेन डेवलपमेंट होती है बचपन में से लेकर अडल्टहुड तक। वो थोड़ा सा मैं वर्डिंग में बता देता हूँ। वो ऐसे है कि पहले 2-3 साल के अंदर एक डेवलपमेंट बच्चे की छोटी शुरू होती है, लेकिन मेजर 7 साल के अंदर बच्चे की एक ब्रेन डेवलपमेंट कंप्लीट हो रही होती है, जो ज्यादातर डिपेंड करती है उस पार्ट पे जो आपका लिम्बिक सिस्टम या लैंग्वेज का जो पार्ट होता है ना ब्रेन का, जो एल्गोरिथम्स के ऊपर रन हो रहा होता है, एल्गोरिथम्स को चल रहा होता है, क्योंकि बच्चा ज्यादा जुबान सीखता है अपने जिसको मदर टंग बोलते हैं ना, वो सीख रहा होता है, बोल सब लोगों को देख रहा होता है। तो वो चीज़ मेच्योर हो रही होती है ब्रेन डेवलपमेंट के अंदर। 7 साल के बाद जाके 14 साल तक जो ब्रेन डेवलपमेंट की ग्रोथ होती है ब्रेन के अंदर, वो जो प्री फ्रंटल कोर्टेक्स का जो फ्रंट एरिया आपके दिमाग का, ब्रेन का, वो मेच्योर होना ज्यादा शुरू होता है। थोड़ा बहुत पहले भी होता है, लेकिन ग्रोथ हो रही है ना, मेच्योर हो रहा है, ऐसा ऐसा स्टेप बाय स्टेप हो रहा होता है। तो वो पार्ट ज्यादा होना शुरू होता है मेच्योर। उसमें बच्चा ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी और ये फॉर्मूलाज और एल्गोरिथम्स, थ्योरम्स, इक्वेशंस, मैथमेटिक्स फार्मूलाज, इनकी तरफ जाना ज्यादा शुरू कर देता है बच्चा। और ये चीज़ थोड़ी शार्प उसकी एक्टिविटी से भी होती है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से भी होती है। ठीक है। 14 के बाद जाके जो उसकी साइकोलॉजी थोड़ा आपने डेवलप कर दी है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के ऊपर, क्योंकि वो फिर उसके ऊपर डिसीजन लेना शुरू करता है कि सही गलत क्या है। उसकी पहचान, फर्क बताना 8 साल से 14 साल तक होती है। उसके बाद जो एज आती है, ब्रेन डेवलपमेंट आती है, वो मेजर पार्ट आ जाता है जो अडल्टहुड तक चलता है और उसके बाद भी चलता रहता है, और 30 तक समथिंग या 20s के तक साइंस, न्यूरो साइंस आज बताती है कि ब्रेन डेवलपमेंट का वो पार्ट टोटली मेच्योर हो जाता है, जो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जिसके अंदर आप लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं।
डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, पर्सनैलिटी को जज कर रहे होते हैं, ये सब चीजें आपके फ्रंट पार्ट जो है ना ब्रेन का, वहां पे आ जाती है। ये तीन चार मेजर ब्रेन डेवलपमेंट है, आपने इसको मैप करना है, किस एज में मेजर क्या चीज डेवलप हो रही थी, मेच्योर हो रही होती है, और उसके अंदर कौन सा ह्यूमन एट्रीब्यूट पॉलिश हो रहा होता है, या बच्चा इन्वायरमेंट से ले रहा होता है और उसके ऊपर वर्क करना शुरू करता है। फॉर एग्जाम्पल, एम्पथी जो ह्यूमन एट्रीब्यूट है ना, वो बच्चे के अंदर 2 से 3 या 4 से 5 साल, हद 7 साल तक के दरमियान में आपको न्यूरो साइंस के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर नजर आएगी कि वो डेवलप होती है, उसके अंदर बच्चा आ रहा होता है। क्योंकि बच्चे दूसरे को देख के जज्बात को, एहसास को, जो जज्बात में उसको उसको फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है। तो कोई बच्चा रो रहा होगा, उसको देख के रोना शुरू कर देगा, या उसको पास जाके उसको प्यार करना शुरू कर देगा। वो बच्चों को देख के उस एज में 2 साल के बाद होना शुरू हो जाती है ये चीज। तो ये पहले 2 साल के अंदर नहीं इस तरह से हो रही थी, इस बच्चे के अंदर एम्पैथी का कुछ उसको पता नहीं होता, तो ये ऐड करना होता है। अब करेज वाला जो ये डिसिप्लिन वाला जो ह्यूमन एट्रीब्यूट है, वो ज्यादा आके जो 7 से लेके 14 तक का जो टाइम पीरियड है ना, बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट का जो स्टेज है, उसके अंदर ये चीज 12 ठीक से होती है, और उसके अंदर पॉलिश करने की जरूरत पड़ती है बच्चे के अंदर। अगर वो ना की जाए तो करेज में भी वो लो हो जाएगा। ये पहले भी, करेज पहले भी होता है, लेकिन ज्यादा बाद में आता है। और जो डिसिप्लिन है, तो टोटली डिसिप्लिन तो बच्चे के अंदर 8 साल से 14 साल में ही आता है, इससे पहले डिसिप्लिन बच्चे में होता भी नहीं है। वो हम जबरदस्ती उसको डांट के करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत एक मैनर्स के थ्रू तो करना पड़ता है उसको, ट्रेन स्टेप बाय स्टेप चीजें होती हैं। लेकिन हम लोग जल्दी इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं कि 3 साल के बच्चे को हम लोग बदतमीज बोलते हैं, डांटते हैं कि ये तमीज नहीं है इसके अंदर, जो कि सिखानी चाहिए थी 8 साल में, 9 साल के अंदर बोल के, पहले एक्शन से थोड़ा करना पड़ता है। तो डिसिप्लिन की जो ह्यूमन का जो एट्रीब्यूट है, वो जाके मैप हो रहा है थोड़ा सा अडल्टहुड के करीब करीब, टीन एज के अंदर कह रहे हैं ना, वो आगे जाके चीज हो रही है, अब टीन एज के अंदर भी चीजें आ रही हैं। तो ये आप सब ने इस तरह से इसको मैप करना, स्टडी करना है। ये इतना इंपॉर्टेंट है टास्क, देख लें कि आपको अपना भी माजी याद आ जाएगा, अपना हाल भी याद आ जाएगा, अपने फ्यूचर भी आप लोग उसके ऊपर देख रहे होंगे, और अपने इर्द गिर्द भी और अपनी नस्ल को भी आप लोग ऐसे देख रहे होंगे। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट टास्क है, मैं इसलिए बार बार जोर दे रहा था कि आप लोग अंडरस्टैंड कर लें कि ये टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नहीं करेगा वो देख ले फिर खुद। थर्ड इसका आ गया कि आपने उन एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसको, उन एट्रीब्यूट्स को आपने कुरान से जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल रही हैं, ये वाकया मुझे एक हजरत एक मूसा अलैहिस्सलाम का बार बार याद आ जाता है, इतना कोई इंपॉर्टेंट है, काले में इतना कोई इंपॉर्टेंट है कि बार बार मुझे फिर वो कुरानिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद आ जाती है। जैसे अल्लाह ने कहा है कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करना, आपने ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो बहुत, अभी जो मुझे एक अचानक से याद आ रही है, मैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को। तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अल्लाह ने ये भी कहा है कुरान में कि आप तुम उम्मत खैर बना के भेजेगे और निकालेगे, उम्मत के लिए खैर बना के भेजेगा। तो अरबी वाला खैर जो है हमें लोगों तक, हमारे हमसे अरबी वाला जो खैर है वो लोगों तक जाना चाहिए। उर्दू वाला खैर नहीं, जो हम बोलते हैं ना खैर है देखा जाएगा क्या होता है, ये वो वाला खैर नहीं है, वो पहुंचना चाहिए। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन एट्रीब्यूट्स के ऊपर ही आता है, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स के ऊपर ही, फिर हमने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे करना है। ठीक है, ये भी कुरान से हमने देखना है। फिर न्यूरो साइंस आ गई, अब असल मेजर चीज आ गई, जहाँ पे आके ये जानवरों में ये चीज हम ऑब्जर्व करते हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, और हमें इंसानों में भी चीज नजर आती है कि पैटर्न मिलता जुलता ही है। हाँ, ये एलिफेंट के अंदर या शीप के अंदर ज्यादा चीज नजर आती है कि वो हर्ट साइकोलॉजी के ऊपर जैसा चलते हैं ना, कि किसी एक चीज ने, किसी लीडर ने, किसी बड़े ने फॉलो किया तो सारे पीछे चल पड़ेंगे। तो न्यूरो साइंस के अंदर जो डोमिनेंस हायरार्की है, उसको अंडरस्टैंड करना है। पॉइंट 4 पे हूं मैं, सेरोटोनिन पे मैं बाद में आता हूँ। डोमिनेंस हायरार्की को समझना है आप लोगों ने। डोमिनेंस किसको करते हैं कि आपने एक ऐसे स्टेट पे चले जाते हैं जो आप पावर या इन्फ्लुएंस करते हो लोगों को उसके जरिए ना, वो एक स्टेट होती है। हायरार्की यही है कि आप स्टेटस वाइज, रैंक वाइज, अथॉरिटी वाइज उसको पोजीशन देते हैं। ठीक है, तो हायरार्की जैसे आईएमएस का जो स्ट्रक्चर है, ये भी हायरार्की पे चल रहा है। एडमिन्स हैं, फिर कोर टीम के साथ फिर ब्रिज बन रहा है, सीएच का जैसा मैंने एक्सप्लेन किया था, फिर कैप्टन आगे, फिर टीम लीडर्स आगे, ये भी एक हायरार्की बन रही है। तो ये डोमिनेंस हिरार्की को समझना है, न्यूरो साइंस इस पे क्या चलती है। अब ये चीज तब जाके समझ आएगी जब आप रोल समझेंगे सेरोटोनिन का, ये हार्मोन है, ठीक है, ये केमिकल हार्मोन को जब आप समझेंगे सेरोटोनिन का रोल क्या है। ये बचपन के अंदर 7 साल के अंदर, हद 7 साल के अंदर माँ एक बच्चे का सेरोटोनिन लॉक कर देती है, बना देती है, हद 7 साल के अंदर। उसके बाद उसका सेरोटोनिन लॉक करना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से ज्यादातर जो लोग तकलीद वाले जहन वाले होते हैं ना लोग, वो इसी वजह से ही होते हैं, क्योंकि बचपन में उनका सेरोटोनिन लॉक हो चुका होता है, तो फिर वो उन्हीं चीजों को फॉलो करते हैं और इसी चीजों पर ज्यादा चल रहे होते हैं। और जो तोड़ते हैं इसको, तो हिदायत तो कभी भी आ सकती है, तो तोड़ते हैं वो उसको ट्रेस करते हैं इस चीज को, वो फिर वही मुहासबे वाली बात और डिटेल में चली जाएगी वो बात, फिलहाल अभी हम रोल की बात कर रहे हैं। तो सेरोटोनिन का रोल डोमिनेंस हायरार्की के अंदर बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब आपको कोई रिस्पेक्ट देता है, कोई आपको रैंक मिलता है, तो आपको, आपसे उसका सेरोटोनिन रिलीज होता है।
सेरोटोनिन रिलीज होता है, आपका सेरोटोनिन हाई होता है, तो उससे आप एक काम वाली स्टेट में आ जाते हैं, आपको सुकून मिलना शुरू हो जाता है सेरोटोनिन की वजह से। अब सेरोटोनिन का मेजर लिंक आसान करके बता देता हूँ, बिलीफ सिस्टम से आपके। इसकी कुरान से भी दलील मिलती है, बहुत बहुत खूबसूरत दलील कुरान से मिलती है। किसी मेंबर के माइंड में आ रही है बचपन में सेरोटोनिन का बिलीफ सिस्टम का लिंक, किसी प्रॉफिट का कोई लिंक आ रहा है तो माइक पे आके बताए, कुछ याद आ रहा हो, कुछ किसी के पैगंबर का याद आ रहा हो। हजरत हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उनकी मदर ने प्रिपेयर किया इन द एब्सेंस ऑफ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और हम्म। उनका क्या जो है वो ईमान का लेवल था कि वो टीनेजर्स में भी नहीं थे, और अपने वालिद को कहते हैं कि आपको जो अल्लाह ने हुक्म दिया है वो आप पूरा कीजिए, आप मुझे साबिरों में से पाएंगे। तो हाँ। वो प्रिपेयर करने वाली कंप्लीटली हजरत हाजरा थी, उनकी मदर थी, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो नहीं उनके सर पे रहते थे, उन्होंने तो तरबियत नहीं की। शी वॉज द हम्म। मदर हु बिल्ड हिम, और जिसे ओके। तरबिया आप कहते हैं वो। अच्छा, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल ठीक एक्सप्लेन किया। एक चीज थोड़ी सी मैं इसमें ऐड कर दूँ थोड़ी सी ऐड करना चाह रहा हूँ बस, ठीक है। वो ये है कि हदीस के अंदर, बुखारी मुस्लिम की हदीस जो है, बुखारी में है ये हदीस है, डिटेल्ड हदीस है हजरत इब्राहिम इस्लाम का ये सारा जो सफर है, और सीरा में तो मिलता ही है। यहाँ पे बिल्कुल यही वाजे मेंशन है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरबियत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नहीं की थी, वो आपको मक्का में छोड़ के चले गए थे वापस। हालांकि कुरान में ऐसा नहीं है, कुरान के थोड़ा सा मुझे अगेंस्ट लगता है इसको। हम लोग जब हजरत इब्राहिम टॉपिक आएगा कुरान सेशन में तब हल करेंगे इस टॉपिक को कुरान से। हालांकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ही तरबियत की है, लेकिन बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि माँ का रोल तो है। उनकी माँ तो पास थी ना, क्योंकि वहाँ पे फैमिली का जिक्र भी आ रहा है उस आयत के अंदर भी ना, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी, तो फैमिली जरूर थी। तो ये बात तो आपने ठीक की है कि खाली बाप नहीं, माँ तो जरूर थी। लेकिन एक और बहुत वाजे इसकी दलील है, बहुत वाजे, जो कि प्रॉपर टोटली 100% माँ से लिंक करती है। वो एक हजरत क्या नाम है, हजरत ईसा इस्लाम की तो है, लेकिन उससे पहले एक और भी है, वो है हजरत मूसा अलैहि सलाम की। सूरत कसस पढ़े, यहाँ पे अल्लाह ने कहा है कि हजरत मूसा अलैहि सलाम की वालदा, जब अल्लाह ने हुक्म दिया ना कि इनको अब वो जो भी बॉक्स बनाया था, जो भी जगह थी, मुझे याद नाम नहीं याद आ रहा किस तरह से उसको प्रोनाउंस करूं, लकड़ी का जो बॉक्स बनाया था समुद्र में छोड़ने के लिए कि छोड़ते हैं आप, और फिर ने ऑर्डर जारी किया हुआ था कि जहाँ पे बनी इसराइल का जो लड़का नजर आए कत्ल कर देना हमने। तो हजरत मूसा की वालदा डरी हुई थी, और वहां पे अल्लाह ने जिक्र किया, आयत नंबर 10 के अंदर है मेरे ख्याल से, कि आप मोमिनीन थी। तो अल्लाह ने वही करके बता दिया कि आप ये बात अभी ना बताएं, हजरत मूसा सेफ हैं, उनको कुछ नहीं होने वाला। तो हजरत मूसा के बारे, वालदा के बारे में अल्लाह ताला ने कहा आप मोमिनीन थी, मोमिन आप वालदा थी। और फिर जब हजरत मूसा वहां पे चले गए, फिर उनकी बीवी के पास, फिर वहां पे आपके दूध का मसला हुआ, खाने का मसला हुआ, तो अल्लाह ताला ने ही एक जरिया बनाया और आपकी वालदा ही वहां पे पहुंची, उनके थ्रू लिंक करवा के, सिस्टर की बहन थी, वो सब कुछ कुरान ने कॉन्टेक्स्ट पूरा बयान किया, वहां पे पहुंची। और आपकी वालदा ने ही हज़रत मूसा अलैहि सलाम की परवरिश की। और एक और मजे की बात पूरा कॉन्टेक्स्ट के अंदर, आप हज़रत मूसा अलैहि सलाम का करेक्टर प्रॉपर इतना कोई फिट इन बैठता है न्यूरो साइंस के ऊपर, ह्यूमन एट्रीब्यूट के ऊपर। मैं इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मैं अपना को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सारी बातें ना खोल दूं। दो औरतों ने हज़रत मूसा की तरबियत की है, एक फिरौन की बीवी ने और एक आपकी वालदा ने हज़रत मूसा अलैहि सलाम की। और जो सेरोटोनिन आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लोग हुआ कि जाके फिरौन से मुकाबला किया था, जब बनी इसराइल को छुड़वाना था, तो आप का मौज़ा जब दिया, तो आप फिरौन के पास, उस वक्त बादशाह है जो जुल्म कर रहा है, आप अकेले अपने भाई के साथ चले गए थे बात करने। इतना सेरोटोनिन हाई था, अल्लाह पे इतना यकीन था। तो ये सेरोटोनिन बिलीफ सिस्टम पहले 7 साल के अंदर माँ एक बच्चे का ठीक से बनाती है, उसके बाद फिर वो उसी की मिमिक्री कर रहा होता है सेरोटोनिन का। तो डोमिनेंस हायरार्की भी बच्चा वहां से ही ले रहा होता है, डोमिनेंस हायरार्की का सेट भी वहां से होता है, इसीलिए फिर जो बच्चे का सेरोटोनिन जिनका लो होता है वो डोमिनेंट नहीं कर पाते, वो हायरार्की को इतना अंडरस्टैंड नहीं करते, वो हायरार्की में लो ही रहते हैं। तो है सेरोटोनिन का हाई होना जरूरी है ताकि आप डोमिनेंट करें, डोमिनेंस करें, आपके अंदर वो विल पावर आए, आप इन्फ्लुएंस कर सके लोगों को, तो आप हायरार्की भी बनाते हैं और फिर इस चीज में आते हैं। वो सेरोटोनिन की वजह से होता है, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट रोल है। इससे ज्यादा डिटेल में मैंने जा रहा, फिर सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये आप लोग समझ लें कि ये एक हार्मोन की बात हो रही है, और ये सबसे मेजर बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्मोन है सेरोटोनिन। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले 7 साल में देख लें ब्रेन डेवलपमेंट के अंदर सेरोटोनिन कितना मैटर करता है पेरेंट्स के लिए। तो अब इसके बाद जो गुजर गया, अब उनके लिए वो उनको ट्रेस करना पड़ता है, ठीक कर सकते हैं, ऐसा नहीं ठीक हो सकता, ये ठीक हो सकता है, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता। कुरान हमेशा के लिए और आखिरत तक के लिए, और हदायत कभी भी अल्लाह की तरफ से आ सकती है। ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन आपको समझ आ जाएगी एक बात यहाँ से, कि जो लोग ज्यादा जिद्दी होते हैं, तकलीफ वाले मामले में होते हैं, वो अपना
अपनी बायसनेस क्यों नहीं तोड़ पाते। अबू जहल की मिसाल ले लें। हाँ, अबू जहल द बेस्ट मिसाल, देखा सीरा से निकल आई नहीं मिसाल बात करते करते, उसका स्टेटस रैंक था, उसकी डोमिनेंस, उसकी हायरार्की बनी हुई थी। वो सेरोटोनिन को अपने तोड़ नहीं पा रहा था, उसने नहीं तोड़ा अपने सेरोटोनिन को। तो उसने क्या बोलता कि भाई कलम भी, सर कलम भी करना तो ऊपर से रख के करना, वो जो भी वाकया सीरा का। तो देख लें उसका सेरोटोनिन कहाँ पे था, तो वो उस बायसनेस के अंदर भी था, लेकिन उसकी डोमिनेंस हायरार्की को वो उसको तोड़ नहीं पाया। तो क्योंकि उसने ट्रेस नहीं किया, उसने कहा नहीं मैं ही ठीक हूँ। और कुरान इसको बताता भी है कि ऐसा नहीं है, तकवा के अंदर भी चीज़ आती है कि तकवा वाले कामयाब होंगे और अमल साले वाले लोग। तो ये चीज़ आ गई यहाँ से आप लोग को, ठीक है। अब मैं ज़्यादा इसकी वजाहत नहीं करता, नहीं तो और बातें खुलना शुरू हो जाएंगी। आ, इसके बाद अब पांचवा पॉइंट, उस हायरार्की को रिकॉग्नाइज करना और करेक्टर के अंदर शेप करना, वैल्यूज बताना, और चिल्ड्रन के अंदर उसको उसकी फॉर्मेशन बताना कि कैसे फॉर्मेशन करना है। ये सारा मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिया, ये वही पॉइंट है। और जो पॉइंट नंबर 6 है, कुरान से और सीरत से एक्स की डोमिनेंस की और लीडरशिप की एग्जांपल ढूंढना। एक मिसाल मैंने दे भी दी है, दो मिसालें दे दी हैं, तो मूसा की दे दी है और एक अबू जहल की मिसाल भी दे दी। तो ये चीज़ आ गई यहाँ पे। आपको हज़रत उमर की मिसाल भी मिल जाएगी और भी बहुत सहाबा की मिल जाएगी, मैं तो कॉमन मिसाल ले रहा हूँ। जो जो सहाबा के नाम कॉमन इतने नहीं आए, ज्यादा ज्यादा बोले नहीं जाते, उनकी मिसाल भी आपको डोमिनेंस लीडरशिप के अंदर मिलेगी, जरूर मिलेगी। हम पढ़ते नहीं है, हमारी इतनी डीप स्टडी नहीं है। जो सिर्फ पढ़े ठीक से, जो मेंबर्स हैं उनको पता है इस चीज़ का, बहुत सहाबा के नाम मिल जाएंगे इस चीज़ के अंदर। तो ये तीन चार पॉइंट आपस में इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। पॉइंट 7 पे चले जाते हैं। अभी आगे एक नेक्स्ट नया स्टेप, जिसको उन्होंने पार्ट 3 के अंदर 4 सेक्शन बनाए थे जो अपने ऊपर देखे हुए हैं। ये पार्ट 3 समझ लें यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा। रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है आपने ब्रेन का जो पाथवे है, जो स्टिमुलस से लेके एक्शन तक का पाथवे होता है, जो कि मैंने थोड़ा सा ऊपर ब्रेन डेवलपमेंट के अंदर एक्सप्लेन कर दिया इस चीज को। कि आप किसी इन्वायरमेंट में बैठा हुआ एक बच्चा भी, टीनेज भी, अडल्टहुड भी, और कोई बुजुर्ग भाई भी है हमारे, वो बैठे हुए हैं। वो इन्वायरमेंट से अपने उनको वाइब्स आ रही हैं, फीलिंग्स आ रही हैं, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ एनालिसिस कर रहे हैं चीज़ों को लेके, जो स्टिमुलस पार्ट के अंदर आके कि किसी ने आपको आप पे गुस्सा किया, तो आपके माइंड के अंदर एक इंजीनियरिंग प्रोसेस शुरू हो गया कि किसने गुस्सा किया। अब उसके बाद आपके अंदर थॉट प्रोसेस शुरू होगा, उन न्यूरो ट्रांसमीटर केमिकल्स की वजह से थॉट प्रोसेस शुरू होगा कि मेरे पे गुस्सा किया, मैंने ऐसा क्या किया है, मैंने कुछ तो कहा होगा, नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, ये गलत है, इसने मुझे गलत कहा, ये थॉट प्रोसेस शुरू हो गया। अब उस थॉट प्रोसेस के बाद आपने उस बंदे को दोबारा जज किया, रिफ्लेक्ट किया कि ये आया कि गुस्सा किया जा रहा है मेरे पे, या समझाना चाह रहा है, ये चुप कर गया। अगर वो चुप कर गया तो आप उसके बाद एक्शन उसके अकॉर्डिंग लोगे कि यार नहीं, मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ, मैं मुहासबा करता हूँ अपना कि नहीं मुझे भी गुस्सा नहीं करना। हो सकता है इसको गलती होगी, इसको मुखालता हो गया, मैं इसको इसको उसकी इस्लाह करता हूँ, मैं ठीक से इसको आराम से सब्र करके डिसिप्लिन के अंदर रह के कंट्रोल करके उसको समझाता हूँ। तो आपने एक्शन उसके बाद लिया। ये 3 स्टेप लिखे हुए हैं कि इसके अंदर, और 2 स्टेप मेजर और आए थे जब आप स्टडी करेंगे। ये मेजर 3 स्टेप ही हैं। अब इसके अंदर पूरी ब्रेन की केमिस्ट्री आ गई है, जो आपके हॉर्मोन्स, न्यूरोट्रांसमिट जो आपके ब्रेन स्टेम से लेके आपके ब्रेन के पार्ट, हर पार्ट तक जा रहे हैं, ये पूरा प्रोसेस वहां से आ रहा है। ठीक है, आप उसके ऊपर आप उसकी मिमिक्री कर रहे होते हैं, आप उसका डिस्प्ले है, ठीक है, मिरर है आप उसका, जो आप लोग सब कुछ परफॉर्म कर रहे हो। जैसे मैं भी कुछ बोल रहा हूँ तो मैं एक्शंस बोल रहा हूँ, मैं भी पहले स्टिमुलस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये चीज पहले प्रिपेयर की थी, मैंने बोलना है, फिर थॉट एक्शन में लेकर आके एक्शन में बोल रहा हूँ, साथ मेरे मूवमेंट भी हो रही है हाथों की। कैमरा ऑन नहीं इसलिए आप देख नहीं सकते, मैं वैसे बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये पूरी रिवर्स इंजीनियरिंग बतानी भी है कि एक्शन से भी स्टिमुलस तक कैसे पहुंचा जाता है। क्यों? क्योंकि आगे से किसी ने एक्शन किया आपके सामने, किसी ने आपको थप्पड़ मारा है, तो वो एक्शन हुआ ना, उस एक्शन से आपको जो रिवर्स इंजीनियरिंग हुई है, स्टिमुलस तक आप पहुंचे हैं, तो उसके बाद आपने क्या एक्शन देना है वो प्रोसेस भी समझना। फिर आप कभी कभार मारने पे चले जाते हैं, कभी कभार सब्र करते हैं, कभी डर जाते हैं, कभी माफिया मांगने लग जाते हैं, जो भी रिएक्शन होता है वो भी ये रिवर्स इंजीनियरिंग का पॉइंट है सारा, ठीक है। तो आई होप कि ये भी पॉइंट आसान अल्फाजों में क्लियर हो गया होगा। अब पॉइंट 8 पे चले जाते हैं। वो भी इसी चीज़ का ही है, उसके न्यूरोकेमिकल्स को समझना, जो कि मैंने पिछले पॉइंट में सारा एक्सप्लेन कर दिया। और पॉइंट 9 में आके आप लोगों ने डायग्नोज करना है की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, और कुरान से समझना है, एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी और ग्रुप साइकोलॉजी के अंदर भी, कलेक्टिव लेवल भी समझना है आपने, ठीक है। और फिर ये 10 पॉइंट इन्होंने ये एक्स्ट्रा ऐड किए, वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और शेप करेगा इस चीज़ को, कि आप लोग पर्सनल एजुकेशनल क्लस्टर्स लेवल के ऊपर जो नोइंग डूइंग गैप है उसको अंडरस्टैंड करें, कि आप जानते भी हैं नहीं भी जानते, बीच में जो गैप आ रहा है उसको अंडरस्टैंड करें, उस वीक पॉइंट को अंडरस्टैंड करें, और अपने पर्सनल लाइफ के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। ये टास्क के आगे ये चीज़ें एक्सप्लेन है। आई होप यहाँ तक सबको 10 पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया होगा, जिससे आप लोग को अंदाजा हो रहा होगा ये टास्क कितना इंपॉर्टेंट है करने के लिए। अगर ये पॉइंट चला गया, और सॉरी ये टास्क चला गया, तो चला गया, चला जाएगा। अब बेशक जितनी मर्जी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाए, वो इफेक्ट नहीं आ सकता जो खुद इंसान रिसर्च करके, तहकीक करके, अपना दिमाग लगा के चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है और फिर बयान करता है लोगों तक।
ठीक है। आम, आगे चल के हम लोग इसको मैं थोड़ा छोट रखता हूँ। किसे क्वेश्चन है जी बुरहान भाई? अच्छा चलें, आपने ह्यूमन एट्रीब्यूट्स का भी खोल दिया। मैं इसी के बारे में, जो पॉइंट वन है उसी के बारे में थोड़ा बताना चाह रहा था कि जो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स हैं उसके बारे में साहिल अदीम साहब ने भी एक पोस्ट पॉडकास्ट में बताया था कि किसी भी चाइल्ड के अंदर तकरीबन 400 एट्रीब्यूट्स जो हैं वो नेचुरली एग्जिस्ट कर रही होती हैं। और इसके इसके ऊपर एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर रसल बार्कले, मे भी शायद किसी ने नाम सुना हो, अमेरिकन हैं, न्यूरो साइकोलॉजिस्ट हैं। तो उन्होंने इस पे एक पूरा सेशन एक रिकॉर्ड किया हुआ था, यूट्यूब पे पड़ा भी हुआ है, और मैं होपफुली आपको ग्रुप में भी शेयर करूंगा। उन्होंने इस पे ये जो 400 एट्रीब्यूट्स हैं जो कि बच्चे के अंदर नेचुरली डेवलप हुई होती हैं, उस पे उन्होंने काफ़ी अच्छी डिस्कशन की थी उस पे। और उन्होंने बताया था कि एक थी पहले ब्लैंक स्टेट थ्योरी। ब्लैंक स्टेट थ्योरी क्या होती है कि आपके बच्चे के अंदर ब्लैंक है बच्चा, बिल्कुल ना, कुछ भी नहीं पता उसको। जब वो दुनिया में आता है तो सारी चीज़ें जो है माँ बाप ने उसको सिखानी होती है उसको। उनके अंदर वो एट्रीब्यूट जो है वो ज़ीरो से डेवलप होती है। उन्होंने कहा कि यार ये जो थ्योरी है ना, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। और जब बच्चा आता है दुनिया के अंदर तो उसके अंदर नेचुरली 400 से ज़ायद जो एट्रीब्यूट्स है उसके अंदर नेचुरली एग्जिस्ट कर रही होती है। माँ बाप का काम क्या होता है कि उन्होंने उन एट्रीब्यूट्स के अंदर से जो जो रिक्वायर्ड्स होती हैं, या जो जो ज़रूरी होती हैं, या जो जो इम्पोर्टेंट होती हैं, उन एट्रीब्यूट्स को उन्होंने उसको नॉरिश करना होता है, उसको मतलब उसको पॉलिश करना होता है और उसको ऊपर लेकर आना होता है। तो ये पेरेंट्स का काम होता है कि उन्होंने वो एट्रीब्यूट्स को डेवलप करना है। चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं उसके अंदर, पहले से ही एग्जिस्ट करी, अल्लाह ताला ने की हुई है। तो इस थ्योरी को उन्होंने रिजेक्ट किया था कि जो पहले से थ्योरी चल रही थी साइकोलॉजी के अंदर, कि ब्लैंक स्टेट है, कि भाई बच्चा बिल्कुल खाली है, आपने उसको ज़ीरो से स्टार्ट करना है। वो कहता है इस तरह नहीं होता। बहुत सी एट्रीब्यूट्स जो है, 400 से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स जो है वो उसकी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती है। तो ये जो लेक्चर है डॉक्टर रसल बार्कले का, ये लाजमी सुनिएगा। मैं अजान आपको भेजूंगा ये लेक्चर जो है इनका। हाँ। और डॉक्टर रसल बार्कले काफ़ी बहुत बड़े मतलब न्यूरो साइकोलॉजिस्ट हैं। तो इनसे भी इस हवाले से आप इनकी बुक से और इनके जो रिसर्च पेपर्स हैं उनसे भी आप इस्तेफादा कर सकते हैं। ठीक है, मुझे भेजिएगा, मैं सब ग्रुप्स में शेयर करा दूँगा ताकि सबको सोर्सेज कुछ मिल जाएं मज़ीद रिसर्च करने के लिए भी और टास्क पे वर्किंग करने के लिए भी। तो अभी तक किसी का आई होप कोई क्वेश्चन नहीं होगा। होना चाहिए, होगा मुझे उम्मीद भी है, लेकिन चलें। ये है कि हाँ, कौन कोई माइक पे आया? 0.7 दोबारा करेंगे एक्सप्लेन एक दफा? 0.7 क्या है? 0.7, 0.7 को मैं एक्सप्लेन करता हूँ जाके। ये थर्ड पॉइंट में यहाँ पे आएगा जाके, ठीक है, दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। ये चार पॉइंट्स लिखे हो ना, चार सेक्शन को डिवाइड, इन 10 ऑब्जेक्टिव को इन चार सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। जो थर्ड पॉइंट है ना वो 0.7 ही है। मैं आगे जाके उसको एक्सप्लेन करता हूँ पॉइंट 3 में जाके, पार्ट 3 में जाके, ठीक है। ठीक है फाद? ठीक है जी। ओके। अब यहाँ पे मैं जाके थोड़ा अपनी स्पीड और तेज कर दूंगा बोलने की भी, और कुछ सेंटेंसेस को भी मैं कम कर दूंगा क्योंकि जो ज्यादा वजाहत थी वो पीछे मैंने कर दी है। ये उन्हीं के ऊपर मेजर अजान, एक क्वेश्चंस। चीज छोटी सी क्लियर कर लें कि हाँ हाँ, बता। एट्रीब्यूट्स जो जब हम जाते हैं, अभी जैसे बुरहान ने बताया 400 है, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स निकाल लिए मैंने, तो जाहिर है कि हम सब पे काम नहीं कर सकते। तो क्या हम हर बंदे को जो है वो चंद एट्रीब्यूट्स असाइन करेंगे आप, या वो कितने एट्रीब्यूट्स पे बात करें, और फिर इस तरह बहुत सारे लोग मैं सेम एट्रीब्यूट्स पे कर रहे होंगे, तो हम्म। इसकी क्या वो है? क्योंकि ये तो बहुत बड़ा वास्ट जो है वो हो जाएगा। हाँ। एक एट्रीब्यूट को पकड़ के भी अगर आप करें तो उसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी आप प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। तो हम्म। इसके बारे में क्लैरिफाई करें कि हाउ मच एवरी पर्सन शुड डू एंड हाउ इट शुड बी क्लासिफाइड, किस तरह किसको क्या बांटा जा रहा है, अच्छा, ये ये चीज जरा। हाँ, ये टास्क ऐसे है कि सबने अपना इंडिविजुअल लेवल पे तो करना ही करना है, लेकिन इसको जो एट्रीब्यूट्स की आप बात कर रही हैं, ऐसे सबको असाइन नहीं किए जा सकते। वो बेस्ट नहीं रहेगा। उसकी रीज़न ये है कि अगर मैं असाइन कर भी दूं कोई ऐसा एट्रीब्यूट और उसको वो रिसर्च करते वक्त कुरान से सीरा से वो लिंक ना कर पाए,
तो वो उसके फिर वीकनेस पॉइंट हो जाएगा ना। आप लोग को जो एट्रीब्यूट बेस्ट लगता है, आप लोग को खुद समझ भी आता है, आप लोग को आसानी से समझ भी आ रहा है, कुरान से आप लोग को रिलेट करना आ गया, कुरान के किसी वर्ड से आप लोग को एक्सप्लेन करना आ गया, कुरान की किसी स्टोरी से एक्सप्लेन करना आ गया, जो भी हो। हर किसी का, अब देखें आप अगर करती हैं फॉर एग्जाम्पल क्यूरियोसिटी के ऊपर करती हैं या डिसिप्लिन में करती हैं, क्या पता 5-6 स्लाइड्स और इसी पे आएंगी, ऐसे ही हो सकता है। तो क्योंकि मेजर कॉमन जो है ना वो ज्यादातर ऐसे ही है जो हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं रोजमर्रा रूटीन के अंदर ना, अच्छा, तो इसमें वो मैं एक चीज आएंगी ऐड कर दूं लेकिन अनारदेव। वो आ, ये जो आप बात कर रहे हैं, अगर मैं इसी में एक चीज ऐड कर दूं कि हम्म अगर जो, क्योंकि टास्क में तो लिखा हुआ है ना कि कोई से भी 5 एट्रीब्यूट्स के ऊपर जो मेन प्राइमरी एट्रीब्यूट्स है उसके ऊपर काम करना चाहिए ना। हम्म तो उसमें मैंने टोटल तकरीबन अराउंड 10 सेंड किए थे ग्रुप के अंदर, हम्म। जो कि कुरानिक नॉलेज से भी जो है वो कर रहे थे, कॉमन भी थे उसके अंदर। सो हाउ अबाउट इफ वी शेयर दैट एज वेल, या फिर आप कहते हैं कि वो ना शेयर करे, अगला बंदा खुद ही उस पर रिसर्च करे। वो खुद करने थे रिसर्च, सबको मिलेंगे। मैंने पढ़े आपने ओके। जो शेयर किए थे ना, मुझे वो पता है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ वो सबको करने थे, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एट्रीब्यूट जिसको जो बेहतर लगता है और जो एक्सप्लेन किस में कर सकता है, फॉर एग्जांपल देखें सामने लिखा हो तो सेरोटोनिन, तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा सेरोटोनिन को ही स्टडी किया हुआ है, तो मैंने ज़्यादा इजीली सेरोटोनिन को एक्सप्लेन कर दिया। अब मेरे वर्ड्स की सिलेक्शन, मेरी स्टोरी टेलिंग, मेरे कुरान से रेफरेंसेस ये अलग होंगे, सीरा से रेफरेंसेस और उसको बयान करने के रेफरेंस अलग होंगे। सिर्फ पूरी स्लाइड्स के अंदर, पूरे टास्क के अंदर मैंने सिर्फ एट्रीब्यूट एक्सप्लेन नहीं करने ना, मैंने आगे भी चलते रहना चीज़ों को लेके, जो 4 सेक्शन है। तो नादी जो भी आप लोग एट्रीब्यूट जो भी अपनी मर्जी सेलेक्ट करते हैं, आप लोग को लगता है कि मुझे इसकी ज़्यादा समझ है, मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में भी, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखें ना नीचे एक्शनेबल स्टेप्स भी लिखे हुए हैं। ये आपको अपने पर्सनल लाइफ के ऊपर भी काम करना है, अपने बच्चों के ऊपर भी काम करना है और क्लस्टर में भी काम करना है ना। तो जो आप लोगों को बेस्ट लगते हैं कि यार मेरे सराउंडिंग ये चीज़ की कमी है, तो मैं करेज की कमी है तो मैं करेज के ऊपर काम करता हूँ, एट्रीब्यूट के ऊपर कुरान से रिलेट करना शुरू कर दूंगा। तो जो जिसके ऊपर जो काम करता है, फिजिबल है, जिसको आसानी लगती है, कन्वीनियंट लगता है, वो उसके ऊपर काम करे। असाइन करने से बाउंड हो जाएंगे सब। बेस्ट यही है, मल्टी सेम आ जाए कोई मसला नहीं, क्योंकि सबकी स्टोरी सेम तो हो नहीं सकती ना, सबके रेफरेंस सबके सेम नहीं हो सकते, अनटिल अनलेस सब चैट जीपीटी से एक ही कमांड देखी कि एक ही रेफरेंस ले रहे हो, ठीक है। तो आई होप कि ज़्यादा चैट जीपीटी नहीं यूज़ की जाएगी इस टास्क में, अंडरस्टैंड करने के लिए भी एक्सप्लेनेशन तो मैं दे रहा हूँ। सोर्सेज यूज़ की जाएंगी ताकि टास्क को बेहतर अंदाज से काम किया जाए। हाँ स्लाइड्स बनाने के लिए, कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए तो एआई बेस्ट सोर्स ही है। तो वो तो ठीक है। आई होप कि ये चीज़ ठीक रहेगी, क्योंकि एक्शनेबल स्टेप्स के ऊपर भी वर्क करना है ना आप लोगों ने, सिर्फ प्रेजेंट नहीं करना, सिर्फ स्लाइड नहीं ना बनानी, ये टास्क डिज़ाइन ही ऐसा उन्होंने किया है। इसके मैं एक रीज़न बताता हूँ, क्योंकि अभी करंटली ईआई और सीटी का जो कोर्स चल रहा है ना साहिल टीम के, ये तो बोर को भी पता है, जो अभी हमारा कल एक सेशन भी है सीटी का, आप सबने ज्वाइन भी करना है, तो डिस्कशन फोरम का सेशन है, तो वो इसके ऊपर बहुत अभी करंटली फोकस कर रहे हैं। आप अगर आप अभी जाकर देखें, जो साइलिंग की पॉडकास्ट भी आई है जो कि नबिया के साथ थी मेरे ख्याल से, उसके ऊपर भी ज़्यादा फोकस इसी चीज़ के ऊपर है, क्योंकि पेरेंटिंग ठीक सिटी से क्या करेंगे। मुराद है? क्रिटिकल थिंकिंग का कोर्स है साहिल टीम का, ओके, ओके। इमोशनल इंटेलिजेंस और क्रिटिकल थिंकिंग का जो 2 कोर्स है ना, उसके भी ज़्यादा फोकस अभी उनका इसी पे ही चल रहा है, और इसी को पूरे वो इमोशनल इंटेलिजेंस को और क्रिटिकल थिंकिंग को लेके, पैटर्न को लेके चल रहे हैं ना, स्टडी कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी ये चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, ज़्यादा लोग आ गए हैं, तो उनको ये स्टार्ट से ये चीज़ों को लेके चलना बहुत ज़रूरी है। तो पॉडकास्ट भी आप लोग देख लें, और जब वो पॉडकास्ट में बाकी उलमा की बात भी करते हैं, स्कॉलर्स की बात भी करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की बात भी कर रहे होते हैं, स्कॉलर्स की बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो वो सब शेप यहाँ से ही हो रही होती है। उसका बैक एंड बैक डोर या बैक, क्या वर्ड यूज़ करेंगे उसके लिए, जो उसका पीछे सारा प्रोसेस है ना, मैकेनिज्म है, वो सारा यही है जो पूरे टास्क के अंदर चीज़ों को लेके चला जा रहा है, ठीक है। उसी से आपकी चीज़ें पॉलिश होती हैं। हाँ बैक एंड भी सही रहेगा लफ्ज़। तो ये चीज़ ज़्यादा पॉलिश होती है कि जियो पॉलिटिक्स को समझना, उसके लिए जो एट्रीब्यूट और आपको जो एक फोरसाइट भी चाहिए, पैटर्न। हाँ पैटर्न का वर्ड आ गया। अब जो पैटर्न एनालिसिस है, ये प्रॉपर इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर पढ़ाया जाता है, पैटर्न एनालिसिस का, और ज्यादातर चीजें पैटर्न के ऊपर ही चल रही होती है। इंसान कोई काम करे, उसका एक पैटर्न होता है, वो टूट जाता है, वो फिर गिर जाता है, उसको दोबारा पैटर्न ठीक करना पड़ता है, तभी वो काम करता है। कुरान भी आप लोग देखें एक पैटर्न पे ऊपर चल रहा है, सूरत के सीक्वेंस, सूरत के अंदर टॉपिक का सीक्वेंस, वो पैटर्न के ऊपर चल रहा है। स्टोरी टेलिंग में कोई जाएंगे तो पैटर्न पे जा रहा होगा चीजें। इसलिए मैं कुरान का जो मेथोडोलॉजी का हमने सेशन शुरू किया ना, वो पैटर्न पे शुरू किया है, कि पैटर्न इतनी इंपॉर्टेंट है। अब जियो पॉलिटिक्स के अंदर भी पैटर्न चल रहा होता है, लिटरली पैटर्न चल रहा होता है, उस पैटर्न के ऊपर एनालिसिस दी जाती है, ऑब्जर्वेशन की जाती है, और अपनी कोई राय दी जाती है।
और वो ज़्यादातर ठीक होती हैं, क्योंकि सहाबा भी कुरान से फोरसाइट ऐसे ही करते थे पैटर्न के ऊपर। कुरान से हमें ये पैटर्न आ रहा है, कुरान से इस्तेदलाल किया, रीजनिंग की, और आगे ये काम होगा। ठीक है, सूरह रोम भी पैटर्न ही बता रही थी ना। बहरहाल तो ये चीज़ है टास्क 1 में, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, और सेक्शन 1 के अंदर, सॉरी, पार्ट 1 के अंदर ह्यूमन एट्रीब्यूट्स और उसके डेवलपमेंट स्टेजेस मैप करना, ये सब जो भी अपने टाइमलाइन बनानी है, उस चीज़ को लेके चलना आप लोगों ने। ठीक है, और मेन क्वेश्चन आप लोग सामने देख लें क्या लिखे हैं, वही है जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया गाइडलाइंस के अंदर, वही कुरानी टीचिंग से आप लोगों ने लिंक करना है ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को। वही मैंने कहा कि कुरानिक सोल्यूशन में जाना तो है हमने पार्ट 4 में, लेकिन हर पार्ट के अंदर कुरानिक टीचिंग्स लाजमी होनी चाहिए, उसका लिंक लाजमी होना चाहिए। फिर टेबल बना लें, मैप बना लें, जो भी आपके पास मेजर 4-5 आप लोग एट्रीब्यूट्स को रख रहे हैं, और उनकी एजेस के साथ, ब्रेन डेवलपमेंट के साथ आप लोग ने रिलेट करके बताना है, एक्सप्लेन करना है, और प्रैक्टिकल मेथड्स भी बताने हैं। ठीक है, एक्शनेबल स्टेप ये आप सबके, हम सबके लिए है, अपने लिए पर्सनल लाइफ में भी है, कि हमने प्राइमरी एटीट्यूड को देखना है कि हमने कौन से बच्चे के ऊपर ज़्यादा वर्किंग करने की ज़रूरत है, तरबियत करने की ज़रूरत है, नर्चर करने की ज़रूरत है। ये वो पहला पॉइंट है कि इस मंथ हमने इस बच्चे, अपने बच्चे के ऊपर इस एट्रीब्यूट के ऊपर वर्किंग करनी है, वो एज ही बताएगी, और उसके हैबिट को हमने डेवलप करना है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद फिर आप लोग वही राइट डाउन 3 प्राइमरी एट्रीब्यूट्स, जिसमें आप लोग रखते हैं कि अभी आप डेवलप ठीक से नहीं हुए, आपकी सेल्फ जो है, आप लोग का जो नफ्स है वो ठीक से अभी ट्रेन नहीं हुआ, हमें पता नहीं उस चीज़ का, वो करें, और उसको मैप भी करें और गैप्स उसमें देखें। ये आपके पर्सनल लाइफ में भी काम आएगा। ये तो टास्क का पार्ट जरूर, लेकिन ये आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ के लिए यूज़ करेंगे ना। ठीक है, ये टास्क में ऐसे ही एक्सप्लेन नहीं करने लग जाएंगे आप लोग, ये टास्क प्रेजेंट करने के लिए नहीं, ये एक्शनेबल स्टेप आपके अपने पर्सनल लाइफ के लिए। फिर आगे मेजर पार्ट हायरार्की ऑफ डोमिनेंस एंड न्यूरोकेमिस्ट्री। ज़्यादातर आप लोग देख लें जितने भी मकतब फ़िक्र बने जिन्होंने एक चेंज लाने की कोशिश की है, एक मसलक खड़ा किया है, एक मकतब खड़ा किया है, एक लीडरशिप क्वालिटी को रखते हुए उन्होंने एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हुए, एक हायरार्की बनाते हुए उन्होंने एक अपनी स्कूल ऑफ थॉट खड़ा किया है। तो वो ऐसी था कि उन्होंने डोमिनेट किया था, उन्होंने न्यूरोकेमिस्ट्री को समझा था, आज की इस्लाम में नहीं, कुरान की इस्लाम में, सीरत की इस्लाम में समझा था। तो इस तरह करती है, जिस तरह गांधी साहब का स्कूल ऑफ थॉट अलग है, अहले हदीस अलग है, ये सब हैं, तो उन्होंने एक हायरार्की क्रिएट की हुई है ना, तो उस पर वर्क कर रहे हैं। हाँ, अब उसमें इसका हरगिज मतलब ये नहीं होता कि ये हायरार्की ठीक ही होगी, गलत भी नहीं हो सकती, तो उसको चैलेंज करने के लिए ये सब चीज़ इसलिए पढ़ाई जा रही है। दूसरा, हायरार्की का बहुत खूबसूरत एक और मिसाल कुरान से मिलती है, आप खुद देखेंगे, मैं नहीं वो एक्सपोज कर रहा। अच्छा, अब हायरार्की क्या है, डोमिनेंस हायरार्की क्या है, उसको फंक्शन कैसे करती है, ये तो हो गया आपके विजिबल, जो आपके सामने है उस चीज़ को देखना है। लेकिन उसमें आपने जो देखना है न्यूरोकेमिकल्स, जिस तरह मैंने बताया भी हैं, न्यूरोकेमिकल्स को भी आप लोगों ने देखना है कि न्यूरोकेमिकल्स कैसे एसोसिएट हो रहे हैं, सेरोटोनिन कैसे एसोसिएट हो रहा है इसके साथ, और बाकी केमिकल्स भी कैसे एसोसिएट हो रहे हैं। 5-6 आप लोगों को बहुत मिलेंगे जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स, जो केमिकल होते हैं ना, उनकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी 2-3 नाम यहाँ पे नहीं लिखे, अगले वाले में लिखे हुए हैं, वो कैसे एसोसिएट हो रहे हैं वो आप लोगों ने देखना है। थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्फा जो करेक्टर है, या आइडेंटिटी कह लें इसको, जो भी कह लें, अल्फा आप लोग पता है ये सबको क्या है, ये किस एज में जाके बच्चा बच्चा डेवलप करता है उसकी अवेयरनेस को, कि हाँ बच्चे को ऑब्जर्व, बच्चा जो है वो अल्फा आइडेंटिटी को, उसको अवेयरनेस उसको मिलना शुरू हो गई है। ठीक है, उसके बाद ही फिर वो हायरार्की और डोमिनेंस पावर की तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो ये अल्फा, और या फिर उसको ही फॉलो करना शुरू कर देगा, या किसी को और को फॉलो करना शुरू कर देगा। ये बहुत डिपेंड करता है ना कि उसकी तरबियत कैसे हुई है। ये चीज़ समझनी है आप लोगों ने। ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन समझनी है, और इसको आप लोगों ने लेके चलना टास्क के अंदर। गाइडलाइंस यही है कि समराइज करें रिसर्च को, जो सोशल डोमिनेंस है, ग्रुप डायनामिक्स को देखें, फिर वही बात आ गई कि सेरोटोनिन के रोल को देखें हायरार्की के अंदर क्या इफेक्ट करता है, जो कि थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। कुरान से भी इसकी मिसालें मिलती हैं, सीरा से भी मिलती हैं, जेनुइन सीरा से, सॉरी, कुरान से इसकी मिसालें मिलती हैं। एक मेरे प्रॉपर माइंड में फिर रही है, सर्कुलेट कर रही है, मैं जल्दी से आगे जाता हूँ, नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर आगे अल्फाज की बात ही आ गई कि कैसे वो इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रुप बिहेवियर को। मिसाल दे दूँ तो, अगर एक फनी सी, तो थोड़ी फनी तो नहीं है लेकिन है ज़रूर, एंड्रयू टेट की मिसाल ले रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो इस तरह और बहुत सारे हैं, मिसाल मिल जाएगी आप लोग को बाहर जाके, वेस्टर्न कल्चर में ज़्यादा मिल जाएगी, या इस चीज़ की मिसाल ना, हिस्ट्री में जाएंगे तो अरब में मिलेगी, फ्रंट देखेंगे तो वेस्टर्न, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, वहाँ मिलेगी आपको ज़्यादा अल्फाज की, जो इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रुप बिहेवियर को। तो ये भी स्टडी करने की जरूरत है। ठीक है, और फिर उस पैटर्न को देखें कि कैसे करेक्टर बनता है, वैल्यूज वही एक्शन उस हायरार्की के अंदर कैसे शेप होती हैं चीज़ें,
ताकि बच्चे को भी आप लोग बता सकें और खुद भी इसमें चेंज लाएं। फिर एक्शनेबल स्टेप्स तो वही आगे के अल्फाज को समझे कि अपनी फैमिली, कम्युनिटी, वर्क प्लेस के अंदर कि कौन अल्फा है और कौन उसके ऊपर सही, उसके अंदर वो करेक्टरिस्टिक्स नज़र आ रही हैं आपको, वो एट्रीब्यूट्स नज़र आ रहे हैं, और वो आप उसको कैसे ऑब्जर्व करके देख रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। उस न्यूरोकेमिकल्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, वो तभी होगा जब आप लोग स्टडी करेंगे। फिर प्रैक्टिस लीडरशिप दिस वीक बाय विजिबली कॉम्पिटेंट, calm एंड generous इन वन सोशल सेटिंग। ये थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये पर्सनल लाइफ के लिए जब आप लोग इस टास्क पे वर्किंग शुरू करते हैं, हिरार्की को, डोमिनेंस हिरार्की, सेरोटोनिन को, और जो सेरोटोनिन सेरोटोनिन हार्मोन करता है किसी आइडेंटिटी के साथ कि वो लॉक हो जाए तो वो क्या उसका बुरा हाल करता है, और अगर ठीक रहे वो उसको ट्रेस करके ट्रैक करके उसको ठीक रख रहा हो जगह पे, और बाइसनेस में ना जा रहा हो, फैलेसी में ना जाए अपने आर्गुमेंट्स के अंदर, तो वो वो कैसे फंक्शन करता है, उसकी बॉडी कैसे फंक्शन करती है। ये बहुत एक बड़ा ब्रिज है न्यूरो ट्रांसमीटर का, जो आपके ब्रेन तक पहुंच रहा होता है, वो सेरोटोनिन के थ्रू ही पहुंच रहा होता है। जो ये आपका रेटिकुलर आर्टिकल क्या है, रास की फुल फॉर्म क्या है, किसी को पता है? RAS की फुल फॉर्म क्या है? रेटिकल क्या है, रेटिकुलर आर्टिकुलर सिस्टम क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म कोई बताया इसकी, RAS की? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, सॉरी, हाँ। इसके थ्रू ब्रेन स्टेम में होते हुए ब्रेन तक पहुंचता है सेरोटोनिन, न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू ही पहुंच रहा होता है बाय द वे, जो न्यूरॉन्स आपस में अपना जाल बना के कनेक्शन बनाते हैं ना, स्पाइडर की तरह, तो वो इसके थ्रू ही पहुंच रहा होता है। तो सेरोटोनिन ऐसे आपके ब्रेन तक आ रहा होता है दिल से, और हार्मोन्स जनरेट होते हुए ये सब चीजें आ रही होती हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट है, ये पूरा आपको गैप बता देगा क्यों कोई बंदा जिद्दी है, क्यों कोई बंदा अपनी अना को तोड़ नहीं पाया, क्यों कोई बंदा जाहिली रहा, क्यों कोई बंदा किसी को उसके सामने हकबाजी भी हुआ तो वो अना में रहा। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में, जो हमने पढ़ा भी था ना, कि 4 शराइत रखी हैं, जवाबित रखे हैं, कंडीशंस रखी हैं किसी कौम के ऊपर अजाब आने के ऊपर, क्योंकि अल्लाह को भी पता है ये अल्लाह ने ही तो हमें पैदा किया ना, ब्रेन स्ट्रक्चर क्या है, ब्रेन बॉडी, ह्यूमन बॉडी वर्क कैसे करती है, तो उसके ऊपर अल्लाह ने इसलिए पूरे प्रॉपर चांस देते हैं कि क़यामत के दिन कोई हम लोग उज़र ना पेश कर सकें कि ऐसे क्यों हुआ था, हमें तो पता नहीं चला, हक वाज़े नहीं हुआ। वो 4 शायद इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान में स्टेप में बताई हैं। ज्यादातर लोग बदकिस्मती से पता ही नहीं है, वो सिर्फ एक ही शर्त समझते हैं, वो शर्त यह है कि हक वाजे हो जाए, रसूल आगे हक वाजे हो गया तो बस ठीक है, उसके बाद अल्लाह का अज़ाब भी आता है। हालांकि ऐसा नहीं है। तो वो हमने इसलिए पढ़ा था, वो स्टेप यहाँ पे आप लोग को फिर समझ आएंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला भी कितने चांस देते हैं, क्यों? क्योंकि इंसान का जब बचपन में सेरोटोनिन लॉक हो जाए तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। इसके बाद पार्ट 3 में चले जाते हैं, जो कि पॉइंट 7 था ऑब्जेक्टिव के अंदर, न्यूरो साइंस को समझना ब्रेन का, जो डेटा, थॉट और एक्शन को चलाता है, लेके चल रहा होता है तीनों चीज़ों के अंदर। इसमें हम लोग गाइडलाइंस को पहले देख लेते हैं। किसी की आवाज़ आई है? ओके, हम पहले गाइडलाइंस को देख लेते हैं। गाइडलाइंस को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग एक फ्लो चार्ट बना सकें, गाइडलाइंस पे लिखा हुआ मैप कर सकें और इलिस्ट्रेट करें उस पाथवे को। जैसे हम, आप में से जो इंजीनियर होगा ना, ये ज़्यादा वो समझ जाएंगे आराम से, और जो सिविल इंजीनियर है वो भी समझ जाएंगे जब वो AutoCAD के ऊपर डिजाइनिंग भी करते हैं या फिर किसी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के ऊपर वो कोडिंग कर रहे होते हैं ना। उनको पता होता है कि केमिकल, जो मैकेनिकल और केमिकल की जो सॉफ्टवेयर है ना, वो कैसे उनके स्टिमुलस फंक्शंस कर रहे होते हैं, उसके जो इनपुट और आउटपुट के जो फंक्शंस पूरा होता है ना, वो कैसे चल रहा होता है। तो वो आप लोग ड्रॉ करें कि ये स्टिमुलस का पहला थॉट वो था, सॉरी, डाटा था, जो डाटा उसके पास पहुंचा, उस बंदे के पास आया, उसके ब्रेन में आया, वो थॉट में कन्वर्ट हुआ, फिर वो एक्शन में कन्वर्ट हुआ। उसके लिए जो मेजर रोल सामने लिखे हुए हैं पॉइंट 2 के अंदर, कि मैं, अगर आप लोग को नजर आ रहा हो, तब भी ना भी आ रहा हो तो मैं ये हाईलाइट करता हूँ, ये पॉइंट 2, आइडेंटिफाई द रोल ऑफ की न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ये जब आप लोग डेटा, थॉट और एक्शन को देखेंगे ना, इसका जो स्टिमुलस ड्रॉ करेंगे आप लोग, पाथवे इलिस्ट्रेट करेंगे, तो ये न्यूरो ट्रांसमीटर उसमें से गुजर रहे होते हैं सारे हमारी बॉडी के अंदर, जो ग्लूटामेट या एड्रेनलिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, और ये आखिरी जो भी नाम है, ये इस तरह के और भी बहुत सारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, जो मैंने बताया ना आपको, रास, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम से होते हैं, आपके ब्रेन तक पहुंचते हैं, फिर आप उसको एक्शन की तरफ लेके जाते हैं, बात को आपकी बॉडी मूव करती है। तो ये मेजर न्यूरो ट्रांसमीटर है, ये आप लोग देखें कि कौन सा कहाँ पे कैसे वर्क कर रहा होता है, उसका फंक्शन क्या है, स्टडी करें, उसको ड्रा करें। ठीक है, और फिर कुरान से भी इसको फाइंड करें कि कुरान और सीरत में इसको कैसे हम लोग फ्लो चार्ट में लेकर आ सकते हैं।
ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए कह रहा हूँ स्टेप सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं और सीढ़ी फिर मुश्किल होती जा रही है। बेसिक क्लियर करेंगे तो आगे जाके आसानी होगी, और इससे बहुत चेंज आने वाला है। ठीक है, तो इसी तरह ये चीज़, ये जितने भी न्यूरो है ये रिवर्स भी होते हैं। वो रिवर्स क्यों होते हैं? क्योंकि अब अगर आप लोग सामने वाले को देख रहे हो और जब आपको मारता है तो उस मारने का जो रिएक्शन है वो एक्शन आपकी तरफ आया था। ठीक है, उस एक्शन से आप रिवर्स इन ब्रेन के अंदर आपका पाथवे बन रहे होते हैं। एक्शन से आप थॉट की तरफ जाते हैं, थॉट से आप फिर डाटा की तरफ जाते हो कि ये मुझे इसने मारा ही क्यों था। ठीक है, तो वो फिर आप डाटा की तरफ जाते हैं। वो भी रिवर्स इंजीनियरिंग ब्रेन के अंदर हो रही होती है। वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स के थ्रू हो रही होती है, जो न्यूरॉन सारे आपस में ट्रांसमिट हो रहे होते हैं ना, और कनेक्शन बना रहे होते हैं आपके ब्रेन के अंदर, और जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है उसके थ्रू। तो ये चीज़ है, इसलिए मैं आसान करके बताया था कि आप लोग को ये वजाहत मिल जाए, और फिर सिर्फ एक काम रह जाएगा, वो यही होगा कि आप लोगों ने रिसर्च तहकीक करनी है और उसको फिर ऑर्गेनाइज करके विद एग्जांपल कुरान से रिलेट करके आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। एक्शनेबल स्टेप्स के अंदर ये वो चीज़ें आ गई कि आपने हर हफ्ते अपने आप को ट्रैक करना है, डिसीजन के अंदर देखना है कि कहाँ पे आप लोग के एक्शंस टूटते हैं, कहाँ पे आपके साथ ये मसला हो रहा है, आप लोग रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप एक्शंस में ही हो रहा है, आपके अंदर एक्शंस के अंदर ज़्यादा इमोशंस आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें देखनी है आप लोगों ने, ये वो सब चीज़ें ही हैं। और उसको फिर मैप लाजमी कीजिएगा अपने घरों के अंदर, एक चार्ट के अंदर, एक पेपर के अंदर मैप लाजमी कीजिएगा। ये ऐसा पार्ट है क्योंकि फिर इसमें आप लोग को आसान हो जाएगा ग्रामर के थ्रू लिंगो यूज़ करते हुए अगलों को आसान समझाने में। ठीक है, क्योंकि मैं भी देखें बहुत आसान टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहा हूँ, लिटरली बहुत आसान टर्मिनोलॉजीज, बल्कि मैंने इतनी टर्म्स यूज ही नहीं की हैं। मैंने उर्दू ही ज्यादा बोली है, मैंने इतने इंग्लिश के वर्ड्स यूज ही नहीं किए, जो सामने लिखे होने को ही बोला है। ये बहुत छोटे और आसान और रोजमर्रा के लफ्ज हैं जो सामने लिखे हुए हैं। अगर आप लोग अभी सर्च करेंगे आप लोग को खुद ही आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि कैसे कैसी टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको हम लोगों ने आम फहम के अंदर लाना कैसे, पहले तो ये समझना के लिए हमें एक सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके बाद लास्ट स्टेप, थर्ड हो गया हमारा, लास्ट स्टेप आ गया क्रॉनिक डिमांड्स को और स्ट्रेटेजी बनाते हुए सोल्यूशन की तरफ लेके जाना है। याद रखिएगा कि जब ये चीज़ आप एक पैटर्न पे चलना शुरू हो जाए, आपकी ये यूज टू हो जाए आप इस चीज़ से, तो इससे चेंज आने में 5-6 सालों के अंदर आपके अंदर वो चेंज आता है जो आपने लिटरली सोचा भी नहीं होता। इसके मिसाल दूँ, लास्ट हमारी क्लास हुई साहिल के साथ, उसमें ना एक टीम ने स्टूडेंट थे, उन्होंने पूछ लिया कि आप आर्टिकल्स के ऊपर बहुत फोर्स करते हैं कि आर्टिकल्स लिखो, आर्टिकल्स लिखो, मैं सोर्स कोड में हर हफ्ते एक आर्टिकल लिखना हो जाएगा, परमिशन ऐसे वो रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी। तो आर्टिकल्स पे आप लोग क्या इतनी क्या ऐसे मतलब आगे उस आर्टिकल से मेरे अंदर क्या चेंज आएगा? थोड़ा बहुत तो मैं आर्टिकल लिखना जोगा हो जाऊंगा, लेकिन क्या फ़र्क आएगा? मैं उससे लोगों को क्या फ़ायदा पहुंचाऊंगा? तो ये वो चीज़ थी, एक जुमला बस उन्होंने शायद ने ये बोला था कि आपकी एज क्या? उस वक्त उनकी स्टूडेंट की एज 17 थी। मैं बोला फिर तो आपको वाकई आर्टिकल लिखने चाहिए, क्योंकि अगर आप आर्टिकल अभी लिखना शुरू करेंगी, आप एआई का यूज़ नहीं करेंगे, अपना ब्रेन यूज़ करेंगी, तो आपके जुमले और अल्फाज लोगों को आपकी तरफ लेकर आएंगे, और आप उनके ऊपर इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देंगी। और फिर लोग देखेंगे यार ये किसी का जुमला है, हम इसको अप्रोच करके इससे अपना काम करवाते हैं। लोग इस तरह आपको अप्रोच करेंगे। तो 10 साल के अंदर आप आर्टिकल नहीं लिख रहे होंगे, आर्टिकल से स्टार्ट करोगे। 10 साल में आप वो काम करोगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे, और उधर पहुंच जाओगे आप, जो आप अभी सोल्यूशन मांग रहे हो कि आर्टिकल लिखने से होता क्या है। ठीक है, तो ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है जानना कि ब्रेन फिर फंक्शन कैसे करना शुरू कर देता है और पैटर्न सेट हो रहा होता है। मजे की बात है, पैटर्न एनालिसिस की मैंने बात की है, इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर ये पढ़ाई जाती चीज़। और जितने भी सियासतदान होते हैं ना, ये नफ्सियात पढ़े हों या ना पढ़े हों, लेकिन नफ्सियात पे ही चल रहे होते हैं, जर्मन नफ्सियात पे चल रहे होते हैं। जितने भी हमारे सियासतदान है ना, ये आवाम को ऐसे तो ये खिदमत का लफ्ज़ क्यों यूज़ करते हैं? हालांकि सियासतदान को खिदमत का लफ्ज़ यूज़ करना ही नहीं चाहिए, इसको हुक्मरानी का लफ्ज़ यूज़ करना चाहिए, इसको ऑर्डर का लफ्ज़ यूज़ करना चाहिए। लेकिन ये खिदमत का लफ्ज़ जान के यूज़ करते हैं ताकि हायरार्की मेंटेन रहे, इन्फ्लुएंस उनका मेंटेन रहे, आवाम उठ ना सके। इसलिए खिदमत का लफ्ज़ यूज़ कर रहे होते हैं ताकि लो हो जाए लोग। तो ये इतने नफ्सियात यूज़ करते हैं, हालांकि पढ़े हों या ना पढ़े हों, तब भी दोनों कंडीशन के अंदर इनको नफ्सियात इतनी ज़्यादा आती है। जन्म बता रहा हूँ, इतनी ज़्यादा नफ्सियात आती है क्योंकि ये पैटर्न के ऊपर चल रहे होते हैं कि अभी इसने ऐसा किया तो आगे ये कंट्री ऐसे करेगी। इसकी मैं मिसाल दूँ, कल एक और सवाल हो गया, मैं आप लोगों का शेयर करता हूँ। साहिल टीम से फिर सवाल पूछ लिया एक स्टूडेंट ने कि आपने जब ये ईरान के ऊपर हमला हुआ था ना, तो आपने एक जुमला बोला था कि तुर्की ने पहला हमला करवाया था ईरान पे। सबसे पहला जो एयरबेस यूज़ हुई वो तुर्की से हुई थी हमला करने के लिए, और बहुत बार हुई है। तो वो स्टूडेंट बोलती कि मैंने बहुत रिसर्च की, मुझे ये एविडेंस ना सोर्स ना एविडेंस कहीं नहीं मिला। आपने ये कहाँ से बात की है? आपकी सोर्सेज क्या हैं?
तो साहिल ने फिर बताया कि जो कनाडा और बाहर रहता है उनके लिए तो ये बहुत आम होनी चाहिए चीज़, क्योंकि वहाँ पे तो पैटर्न के ऊपर चीज़ें चल रही होती हैं, वहाँ पे वर्ड्स की बहुत अहमियत होती है। यहाँ पे अल्फाजों की कोई अहमियत नहीं है पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा। बाहर बहुत अहमियत होती है। उन्होंने एक केस बताया था कि कनाडा के अंदर डोमिनोज के ऊपर पिज़्ज़ा हट में ये किसी ने केस किया था कि उन्होंने डोमिनोज ने ये ऐड चलाया था, डोमिनोज ने कनाडा के अंदर, कि हम सबसे बेस्ट पिज़्ज़ा सेल कर रहे हैं, बेस्ट। तो उन्होंने केस कर दिया कि बेस्ट कहाँ से तुम लोग पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा सेल कर रहे हो, आज तक हमें नहीं पता चला कि हमारा पिज़्ज़ा बेस्ट है या नहीं है। हम ठीक पिज़्ज़ा सेल कर रहे होंगे, बेस्ट तो हम भी नहीं सेल कर रहे, तो तुम लोग कहाँ से उठ कर आगे, तुम लोगों ने कौन सा, तुम लोग के पास कौन सा ऐसा थर्मामीटर है, ये मेजरमेंट है इंची टेप है जिससे तुम लोगों ने नाप लिया कि हमारा बेस्ट पिज़्ज़ा सबसे। तो वो केस कर दिया उन्होंने उसके ऊपर बाहर। यहाँ पाकिस्तान में तो ऐसा होता ही नहीं ना ठीक है। तो फिर उन्होंने बताया कि एक ये चीज़, दूसरी उन्होंने मिसाल दी कि सोर्सेज तो है, कनेक्शन तो है, नेटवर्किंग तो है, जानने वाले वहाँ के कोई लोग जानने वाले होंगे, वो चीज़ तो है। दूसरों ने बोला कि मैं उन लोगों को फॉलो कर रहा होता हूँ जो राइट क्वेश्चंस एट द राइट टाइम पूछ रहे होते हैं, ऐसे जर्नलिस्ट। पाकिस्तान के अंदर ऐसे जर्नलिस्ट कम है, बाहर ज्यादा है, वो ऐसे पूछ रहे होते हैं क्वेश्चंस, राइट, चाहे वो स्क्रिप्टेड हो या ना हो, लेकिन फिर भी पूछ रहे होते हैं क्वेश्चंस। तो एक वो चीज़। दूसरा, जो कंट्री खुद एक्शंस कर रही थी वो पैटर्न बता देती है उसका। पैटर्न की उन्होंने बात की थी दरअसल, कि कोई एक इनका कोई ऑर्गेनाइजेशन हुई थी, कुछ मीटिंग हुई थी, उसमें नेटो की सारी मुल्क आए थे, पता नहीं क्या कोई बात की, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बस उसमें तुर्की एब्सेंट था बस। बाकी सब ने कहा था कि हम आपका साथ नहीं दे रहे अमेरिका का, उसमें तुर्की एब्सेंट था। तो ये पैटर्न बदल गया कि तुर्की एब्सेंट क्यों था, तुर्की को आके ना करना चाहिए था या हाँ करना चाहिए था, तुर्की था ही नहीं वहाँ पे उस मीटिंग में, तो तुर्की के थ्रू अटैक हुआ। तो ये पैटर्न एनालिसिस इतना मैटर करता है, ठीक है। तभी सीरा में बहुत मिसाल मिलती है इसकी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही नहीं लोगों को, सहाबा को भेजा कि वहाँ पे जाके देख के आओ क्या हो रहा है सब कुछ, ताकि वो देखें वो क्या काम करें और उनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो। तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है तो हम उसके अकॉर्डिंग फैसले लेते हैं, क्योंकि हमें बार बार इन्फॉर्मेशन जो आती है उससे हमें पैटर्न पता चल जाता है कि दुश्मन क्या काम करना चाह रहा है। तो ये चीज़ है। एक मैं आपके पास से बात शेयर करने लगा हूँ, थोड़ी सी चीज़ की इसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए। ये लास्ट एक सीजन चल रहा है महमद के ऊपर, सुल्तान महमद के ऊपर, तुर्की का। उस पर इन्होंने ये चीज़ बहुत अच्छी दिखाई है पैटर्न के ऊपर, महमद का और जो वलाद की हिस्ट्री के ऊपर। मैंने पहले बाय द वे खुद पढ़ी हुई है ये हिस्ट्री, लेकिन ये सीजन में आगे तो मुझे इससे बात याद आ गई है। उसकी जो फाइट हुई थी ना, वो जेनवन दोनों बचपन के दोस्त थे, वलाद और महमूद, सुल्तान महमद जो था। सुल्तान जीतता ही सिर्फ इसलिए, और हारता भी, मार भी ज्यादा इसलिए खाता है, क्यों? क्योंकि वलाद को पैटर्न पता होता है महमद कौन सी चाल अब क्यों चलेगा, कौन से एक्शन पे आके कौन से मोड पे आके कौन सा एक्शन लेगा, सिर्फ और सिर्फ पैटर्न एनालिसिस के ऊपर। और पैटर्न एनालिसिस आप लोग तभी करते हो जब आप लोग अपना मुहासबा करते हो, अपना पैटर्न समझते हो, न्यूरो केमिकल समझते हो, और उसके अकॉर्डिंग लोगों का न्यूरो केमिकल समझते हो, सोशल अवेयरनेस आती है आपको तब। तो इसके ऊपर काम करते हो, इसी से आपको जियो पॉलिटिक्स भी समझ आती है, ये इतनी बड़ी सीढ़ी है कहाँ से कहाँ चली जाती है। इसलिए मैं कहता कि ये टास्क ऐसा है, बाद में मुझे मेंशन करना पड़ रहा है। सो चेकलिस्ट के अंदर वही सारी चीजें हैं, चार चीजें हैं। अब मैं सिंप्लीफाई थोड़ा सॉल्व करता हूँ। हमारे पास अब चार रह गए हैं, 4 हफ्ते। 4 हफ्ते के अंदर 4 पार्ट हम लोग कवर नहीं कर सकते, क्योंकि स्लाइड्स भी बनानी है। अब आप लोग इसको रखें माइंड के अंदर, आप लोगों के पास है सिर्फ और सिर्फ 3 हफ्ते। आप लोग 5 5 4 4 दिन लें एक पार्ट को लेके। पहला पार्ट जो ह्यूमन एट्रीब्यूट के सारे पॉइंट्स हैं, इसको कवर करें, स्टडी करें, और डाटा कलेक्ट करके अपने वर्ड के अंदर सेव कर लें, ग्रुप में डिस्कस करें, ग्रुप में शेयर करें, यार ये मुझे चीज़ मिली है तो उसको कैसे देखें, क्या ये ठीक है या नहीं ठीक, या इन्फॉर्मेटिव कोई चीज़ आपको वाकई मिल गई, आपको पता है, वो शेयर करें, सोर्सेज शेयर करें, कुछ भी शेयर करें आप लोग ग्रुप के अंदर। हर दिन 24 घंटे आप लोग का ये काम चलना चाहिए ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। सवाल करें, क्वेश्चन लिखें, रिसर्च शेयर करें, कुछ भी आर्टिकल शेयर करें, कुछ भी है। तो पहले 4 5 दिन के अंदर आज से आप लोगों ने इस ह्यूमन एट्रीब्यूट के वाले पार्ट को कवर करना है। ऊपर एक डॉक्यूमेंट के अंदर पार्ट को देख लीजिएगा, वो पूरा कवर आप लोगों ने 4 से 5 दिन के अंदर करना है। नेक्स्ट 3 to 4 डेज के अंदर आप लोग हिरार्की और न्यूरो केमिस्ट्री के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। ये काम करना है। फिर से नेक्स्ट 3 to 4 डेज स्टिमुलस टू एक्शन में चले जाएं, और फिर आखिर में आके एक्शन एंड प्लान्स के ऊपर चले जाएं। और फिर हमारे पास एक पूरा वीक बच जाएगा इस तरह से, जिसके ऊपर आप लोग स्लाइड्स और आर्टिकल्स के ऊपर वर्किंग करेंगे, ज़्यादा स्लाइड्स के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि उसको ऑर्गेनाइज करना, डाटा को सामने रखना, तो सारा कुछ ऐसे स्लाइड्स के अंदर नहीं लिख दिया जाता। बुलेट पॉइंट्स बनाए जाते हैं, ब्लॉक डायग्राम, फ्लो चार्ट बनाई जाती है, इमेजेस ऐड की जाती हैं, फ्लो चार्ट ऐड किया जाता है, कुछ पॉइंट्स बना के, कुछ सेंटेंस लिख के एक्सप्लेन किया जाता है, लिखा जाता है, फिर उसको आप लोगों ने अपनी वर्डिंग के अंदर स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना होता है। तो इस तरह से पीपीटी बनती है प्रॉपर, ठीक है। तो ये काम आप लोगों ने 4 हफ्ते में करना है, क्योंकि मेरे पास आएगी तो मैंने सबकी सबमिशन लेके उनको डेमो सेशन आप लोगों से लेना, क्योंकि आप लोगों का टाइम भी सेट करना, मेरा भी टाइम सेट करना, डेमो सेशन रिकॉर्ड करना, और फिर मुझे फाइनल सेलेक्ट करके बेस्ट 2 सबमिट करना, क्योंकि
जैसे ही 4 हफ्ते पूरे होंगे, 12 बजेंगे रात के पाकिस्तान के, उसके बाद सबमिशन एक्सेप्ट नहीं होती। ठीक है। फिर ये चीज़ अच्छा नहीं है कि हमारी कम्युनिटी से पिछले टास्क अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे गए थे, अब ना जाए। तो ये लास्ट भी। क्या बताया आपने? जी। लास्ट डेट क्या बताई है? कैलकुलेट कर लें, 20 मई को टास्क लॉन्च हुआ है, तो 7 हफ्ते हैं। तो कैलकुलेट कर लें कि कौन सी डेट बनेगी। मैंने भी एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं किया, मैं कैलकुलेट करके मैसेज के सेशन के बाद एक मैसेज भी ग्रुप में करवा दूंगा कि इतना टाइम हो गया, ये डेट है और इतनी डेट रह गई, इस डेट तक हमारे पास लास्ट डेट है। लेकिन हमारे पास एक हफ्ता हमें रखना चाहिए फॉर पीपीटी, उसकी तैयारी के लिए, प्रेपरेशन के लिए। ठीक है। ये सब अच्छा अपने जहनों वो में जहन नशीन कर लें। जी। वो जो 2000 वर्ड्स का कहा था डॉक्यूमेंट रिसर्च पेपर, वो एज एग्जैक्ट रिसर्च पेपर के पैटर्न पे ही रखना है जैसे कोई भी रिसर्च पेपर पब्लिश होता है, या इन रिसर्च क्वेश्चन पेपर, से? मेरे हिसाब से रिसर्च पेपर 2500 वर्ड्स के अंदर होता भी नहीं है, ज़्यादा होता है। हाँ वो तो बहुत ज्यादा होता है हाँ। ये तो। तो ये आर्टिकल है, आर्टिकल 2500 वर्ड्स के अंदर हमें लिमिट करके लिखना है। तो वो पैटर्न, बेशक रिसर्च पेपर वाला पैटर्न रख भी लें आप लोग तो ठीक है, लेकिन रिसर्च पेपर के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। आप उसके अंदर रिसर्च पेपर में बहुत डिटेल, बहुत दरवाजे खोल के आपको रखने पड़ते हैं। उसके अंदर जाना नहीं पड़ता, खोल के रखने पड़ते हैं। लेकिन आर्टिकल में ऐसा नहीं, आपने एक ही ऑडियंस ऑडियंस को सामने रखना है और एक टॉपिक को आप लोगों ने एड्रेस करना होता है। आप मल्टीपल डोर्स नहीं ओपन कर सकते आर्टिकल के अंदर। ठीक है। मैंने, हाँ, एक और चीज़ अनाउंसमेंट। हाँ बस मैं 1 मिनट, एक और अनाउंसमेंट। अभी सेशन के बाद मैं ये दोबारा से फ्लायर और कितना टाइम गुजर गया, डेट और क्या लास्ट डेट बनती है वो, ताकि आप लोगों के पास 3 हफ्ते के अंदर वर्किंग के टाइम हो। फोकस फुल से करें, ज़्यादा टाइम भी हो ना, ज़्यादा टाइम स्पैन आ जाए ना, तो वैसे भी बंदा प्रोक्रास्टिनेशन के अंदर चला जाता है। तो ये भी है कि हमें इस एट्रीब्यूट को भी ओवरकम करना है। तो ये 3 हफ्ते के अंदर काम करें, मैं वो मैसेज प्लस पीपीटी की चेकलिस्ट, पीपीटी की गाइडलाइंस, आर्टिकल और ब्लॉग की गाइडलाइंस के डॉक्यूमेंट ऑफिशियल आईएमएस के मैं हर ग्रुप में मीटिंग के बाद शेयर करवा देता हूँ। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन कोई ना रहे, सबको पता हो। क्लियर है सबको? यस, नो, हाँ, मे बी, कुछ भी, कुछ तो कहें। क्लियर है, क्लियर है। तो नहीं गए सब? नहीं नहीं, सोए नहीं है, हाँ क्लियर जी है। क्लियर। जी जी, हम्म। बिल्कुल क्लियर। बाकी मुझे और आवाज़ें नहीं आ रही हैं अभी, 3 4 लोगों की आवाज़ें आई हैं। क्लियर है, यस क्लियर है। क्लियर है। पांचवी आ क्लियर है। गई, छठी आ गई, जी जी, क्लियर है, सातवीं आ क्लियर है। गई, और क्लियर। 8वीं आ गई। चैट में देख। ये पहले वाली आवाज़ ही है। जी यस क्लियर है। क्लियर क्लियर। ठीक है, 10 11 हो गई हैं। ठीक है। कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ डिस्कस करना हो? यस मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि इस आपकी सारी सेशन और बातों के बाद मुझे अब अंदाज़ा हुआ है कि साहिल अदीम साहब किस लेवल पे या किस अंदाज में या किस फ्रेमवर्क में बैठ के बात कर रहे होते हैं, जो नॉर्मली जितने भी हमारे दानश्वर हैं, एंकर हैं, जो उनके इंटरव्यूज़ ले रहे होते हैं, जो उनका कहीं मजाक उड़ा रहे होते हैं, उन पे तंज कर रहे होते हैं, वो किस एंगल में एक्चुअली उन्होंने ये वो इस सारे थॉट प्रोसेस से गुजरे नहीं होते, एग्जैक्टली। इस तरबियत से, इस लेवल से या इन बुनियादी चीज़ों के नॉलेज को ग्रैब करने के बाद वो उनकी बात नहीं सुनते, तो उन्हें लगता है कि एग्जैक्टली। यार ये क्या, इधर क्वेश्चन पूछा गया था, ये हार्मोन्स की बात कर रहा है भाई। तो इनफैक्ट साहिल साहब बहुत ठीक होते हैं, क्योंकि यस। वो कुरान, सीरा, वैल्यू सिस्टम, एट्रीब्यूट्स, उन सारी चीजों को उनका मंबा है, और एग्जैक्टली। उनको उनकी उन उन पिलर्स पे वो इमारत खड़ी कर रहे होते हैं। अब जिस बंदे ने वो पिलर्स या वो बुनियादी चीजें अंडरस्टैंड नहीं की, इस प्रोसेस से नहीं गुजरा, उसको तो लगता है यार ये क्या सवाल, गंदम जवाब चना, ये क्या हो गया। तो आज अब मुझे समझ आया कि यार साहिल साहब किस एंगल में बात कर रहे होते हैं और हम क्या समझ रहे होते हैं, क्योंकि हमने इन बुनियादी चीजों को नहीं समझा होता। आई एग्जैक्टली। रियली अंडरस्टैंड। एग्जैक्टली। और मैं उनका डायरेक्ट स्टूडेंट हूँ, तो मुझे ज़्यादा इन चीज़ों का पता है। इसलिए जब ज़्यादातर लोग पॉडकास्ट के अंदर या कमेंट्स के अंदर या आईएमएस के अंदर वर्क नहीं ना करते या फिर ऐसे सवाल उठा रहे होते हैं, तो मेरे अंदर और सब्र आया था कि यार इनको भी नहीं पता, इसलिए ये ऐसी बातें करें, कोई बातें करने दो।
इनके अंदर वो नोइंग डूइंग गैप बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए एक बात करें, कोई मसला नहीं है, हमने और फिर भी काम में एफर्ट करनी है, और ये इतना जल्दी नहीं होता, फिल्टर चीजें होने में बहुत टाइम लगता है। अभी हमने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को टॉपिक किया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो सूरत अनकबूत की आयत में बताया ना कि 950 950 साल की जो लाइफ टाइम का बताया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, वो मुहावरे में अगर अंडरस्टैंड करें हम लोग, तो वो ये बात बता रहा है कि 100 में से 95% की जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जर्नी है, जो मिशन है, जो लाइफ है, वो स्ट्रगल और मुसीबतों में, परेशानी में, और मजाक, तंज, बातें, अगेंस्ट, मारना, कत्ल करना, इन सब चीजों में गुजरी है। 95% लाइफ। अब आप लोग खुद अपना मुहासबा करें, किसी की भी 1% लाइफ भी हमें से गुजरी है ऐसी? किसी की भी एक की? किसी की नहीं गुजरी होगी। आई बेट किसी की भी नहीं गुजरी होगी। जैन बात, 95% नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी ऐसी गुजरी थी। कौम सरदार सारे आपके अगेंस्ट थे। ये भी हमने हल किया टॉपिक रिसेंटली। तो आप अंदाजा लगा लें कि उसके लिए कितनी एफर्ट चाहिए, और कितनी मेहनत चाहिए, और कितना सब्र चाहिए, और कितना कंट्रोल के साथ साथ कितनी एफर्ट चाहिए। 13 साल मदीना के इसलिए नहीं थे, 13 साल इसलिए बदर वाले साहबा के लिए फिर डायरेक्ट वही है, डायरेक्ट बशारत है कि जन्नत में है ये लोग, और इन जैसा कोई भी नहीं है, बाद में जो मर्जी आ जाए, का कोई लेवल नहीं है साहबा का। उन्होंने कौन कौन सा 13 साल जुल्म बर्दाश्त किया, और वो तैयार हुए हैं 13 साल, लिटरली 13 साल, ठीक है। तो हम लोग तो कह रहे हैं कि 2-3 साल आईएमएस को हो गए, तो आईएमएस अभी कोई प्रैक्टिकल काम ऐसा नहीं कर रहा, तो अभी कोई में चेंज नजर नहीं आ रहा। पॉडकास्ट में करते हैं ना सवाल कुछ लोग, तो फिर मुझे उनमें यस, तसल्ली होती है, ऐसे एग्जैक्टली। मुझे लिटरली तसल्ली और होती है कि कोई बात नहीं, इनको नहीं पता, इसलिए और मुझे अब पता चला साहिल चेंज, साहब भड़के क्यों नहीं मार रहे होते। हाँ, चेंज क्यों नहीं आता। और इसलिए मैंने टास्क के ऊपर ज्यादा फोर्स किया कि ये कर लें, हमने नस्ल भी तैयार करनी है। अगली नस्लें वो काम कर जाएंगे अगर आज हम लोग ये स्टैंडर्ड ठीक कर जाएं, स्टैंडर्ड ठीक कर जाएं, स्टैंडर्ड मेंटेन कर जाएं कुरान से ही, तो अगली नस्लें वो काम कर जाएंगी जो कि आज यहूदी सारे काम कर रहे हैं, कि आपस में कनेक्ट है 4 कैपिटल्स के ऊपर, आईक्यू बढ़ा रहे हैं साइंटिस्ट फील्ड के अंदर, साइंस फील्ड के अंदर वो लोग आगे, साइंटिस्ट उनके आगे, रिसर्च पेपर्स उनके आगे, रिसर्च फील्ड्स में वो लोग आगे। आप ह्यूमन एवोल्यूशन ले लें, आप एटम बम बनाना हो, आपने मिलिट्री कोई जहाज बनाना हो, हर जगह पे वो नासा ले लें, वो लोग ऊपर जा रहे हैं। फार्म के ऊपर इन्होंने फूड स्टोरेज के ऊपर, या फिर कोई इस तरह के काम करना, उसमें वो लोग, उसे मेडिकल फील्ड में वो लोग आगे। तो हम लोग किधर है? हम जस्ट फॉलो कर रहे हैं हायरार्की डोमिनेंस के अंदर, नीचे बैठे हुए हैं। सेरोटोनिन लो है हमारा बचपन से, इस वजह से। हजरत मूसा की वालदा मोमिनी थी, ईमान में टॉप क्लास थी। हजरत मूसा का भी ईमान टॉप क्लास गया, क्यों? सेरोटोनिन हाई था बचपन से, समझ रहे हैं? ये है वो सारी चीजें जिसमें वक्त लगता है ना, जनरेशन लगती है। बाय द वे, वक्त तो हम टाइम दे नहीं सकते, वक्त जरूर कह सकते हैं, लेकिन जनरेशन लगती है। इसलिए ये एग्री। टास्क इसलिए इंपॉर्टेंट है, काम करना अभी से, ताकि फिर आगे हम लोग अपनी नस्लों को भी तैयार कर सकें, इतना इंपॉर्टेंट। और ये भी याद रखिएगा, इतनी जल्दी से हमें ये सब कुछ करने से नहीं आएगा। मैं क्योंकि डायरेक्ट स्टूडेंट हूँ साल दिन का, तो मुझे पता है कि वो जितनी एफर्ट कर रहे होते हैं ना, उनके सब्र को सलाम भी मैं अक्सर देता हूँ कि हाँ, नो डाउट, अब हमें ये चीज़ें ठीक तो करनी है, वक्त लगेगा, इतनी जल्दी नहीं होता, इसमें हमें पूरी, आपको 18 20 25 साल गुजारने पड़ते हैं, तो जाके चीज़ आती है। याद रखिएगा, हजरत मूसा ने भी जब पहला बंदा कत्ल किया था, मारा था मुक्का मार के, तो वो जवानी की उनकी एज थी। और जवानी की एज आज अगर हम लोग स्टैंडर्ड रखें तो 18+ ही है। मेजर 25 28 35 साल की होती है जवानी की सही एज, जिसके अंदर बंदे का सही तगड़ी जान होती। बस मूसा उस वक्त वहां पे, तो उसके बाद जाके फिर सही तबलीग का आगाज हुआ, सही से हुआ है। फिर मदियन गया, उसके बाद फिर वापस आए फिरौन के पास। तो एज लिमिट, अगर हम लोग ड्यूरेशन देखें, सॉरी, या फिर गैप देखें ना, तो फिर हमें समझ आती है बात कि अल्लाह ने इसलिए फिक्स एज नंबर नहीं बताया, वो टाइम स्पैन बताया है कि 25 साल से 35 साल तक का जो टाइम, जिसमें मर्द के अंदर बहुत ताकत होती है, और फिर डोमिनेट कर रहा होता है, इंटेलेक्चुअली भी, फाइनेंशियली भी थोड़ा बहुत, और फिर साइकोलॉजिकली भी, वो सब चीज़ें आई। तो तहत मूसा ने स्टेप लिया था, कौम का साथ दिया था, और फिर उनके अगेंस्ट गए थे, तो इतना आसान नहीं, उसके लिए 25-30 साल तैयार हुए हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, फिर उनके घर में ही। तो जियो पॉलिटिक्स का मैं इसलिए जिक्र कर रहा था बार बार, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड वहां तक लेके जाना है, ताकि हमारे बच्चे, हमारे लिए नस्ल लीडरशिप के अंदर और उन पोजीशन में चले जाएं कि आईक्यू कैपिटल, मॉरल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल के ऊपर वर्किंग करके सब मिल रहे हो, यूनाइट हो रहे हो, और मुस्लिम उम्मा का के लिए काम कर रहे हो। यानी जो सुपर पावर आज कोई और बना हुआ, तो हम वो मुसलमान बने हो। तो उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे खिलाफत आनी या नहीं आनी। जन्म बात है, हम इतने कोई थॉट प्रोसेस में लो है, सेरोटोनिन इतना लो है हमारा, कि हम डायरेक्ट पहले सवाल करते हैं, खिलाफत कब आएगी? पता आता कुछ नहीं है, डायरेक्ट तो इतनी लंबी छलांग कि साहबा ने भी नहीं पूछा होगा कि या रसूलुल्लाह खिलाफत कब आएगी?
मक्का में उन्होंने कभी खिलाफत का लफ्ज उन्होंने यूज नहीं किया होगा, बाद में किया भी नहीं, हमें कहीं मिला भी नहीं है ना। मक्की सूरतों के अंदर जो दलीलें मिल रही हैं वो तो चार मेजर बिलीफ सिस्टम के ऊपर मिल रही हैं। लेकिन यहाँ से एक और कुरान से हमें पैटर्न मिल गया। मक्की सूरतों के अंदर चार मेजर थीम चलती हैं, वो ईमान के ऊपर ही हैं। अल्लाह की वहदानियत, रसूल की रिसालत, आखिरत पे ईमान, और जजा सजा या जन्नत दोज़ख के ऊपर ईमान। तो बाकी सूरतें पूरी थीम ही सेरोटोनिन और बिलीफ सिस्टम के ऊपर हो रही हैं। तो बहरहाल ये सब चीज़ें ये आपने बिल्कुल सही फरमाया। तो किसी और ने कुछ शेयर करना है, ऐड करना है, कुछ कहना है, कुछ पूछना है? और बाय द वे यस, हाँ आ, ठीक है, ओके काफ़ी है जी। यस बोलें, कौन है? आफिया अली बात कर रही हूँ। मुझे सिर्फ ये बताना था कि मैं वर्किंग भी करती हूँ, रिसर्च भी करती हूँ, लेकिन अब लैपटॉप और ये वो सारा काम उस पर मैं नहीं कर पाती। बस ये मोबाइल के ऊपर जितना होता है सो होता है। बाकी हमारी प्रैक्टिकली कुरान क्लासेस वगैरह जो कि चल रही होती हैं, तो उसमें मैं रिसर्च तो नहीं छोड़ती कभी भी, लेकिन मैं नोट्स कॉपी पे बना के तो उस पे पिक्चर मैं आपको शेयर कर देती होती हूँ ग्रुप में। मे बी वो ज़रूरी है या नहीं है, लेकिन कुछ छोटा मोटा काम कभी मैं शेयर करती हूँ, कभी मैं नहीं भी करती, वैसे ही लिखा रहने देती हूँ। तो व्हाट शुड आई डू फॉर दिस पर्पस कि अभी मैं ये प्रॉपर स्लाइड्स बनाना और ये सारा कुछ करना, ये बड़ा वो मेरे लिए मुश्किल काम है। सही है। तो मैं क्या करूँ? अच्छा, कॉपी के ऊपर आप जो लिखती हैं, ड्रा करती हैं, वो ज़रूर शेयर किया करें। जिस तरह पहले बस आपने वही टास्क शेयर के कर ऊपर। दिया करूंगी, वो तो नहीं बहुत नहीं ईजी है बस मेरे नहीं, लिए। नहीं नहीं बस नहीं ना, इसलिए मैंने इजी है ना, इसलिए मैंने पहले कह दी बस नहीं। रुक जाए। बस वाला काम और इजी वाला काम जरूरी है। नहीं, हमने रिसर्च आसान करना काम बहुत करने। मुश्किल होता है, मैं सारा बुक से यस, पढ़ती हमने हूँ। मुश्किल काम ही तो पढ़ना करने, बहुत मुश्किल मुश्किल होता काम। है। यस, मुश्किल काम हाँ। करेंगे तो डोमिनेट करेंगे ना। हम्म। एफर्ट तभी तो आएगी ना ठीक से। मुश्किल काम से, ये कुरान से कभी भी इतने नतीजे आसानी से निकलते ही नहीं है ना। एफर्ट करनी पड़ती, हम्म। बार बार कुरान पढ़ना पड़ता है, कनेक्शन बनाने पड़ते हैं हम्म। आयतों के आपस में। लंबे चौड़े जी, यस गौर फिक्र यस करना पड़ता है। यस। वो तो सब तो करूंगी, वो सब तो माइंड मैप वो करती भी हाँ, रहती हूँ साथ साथ। ये मैं इसलिए, तो हाँ ये मैं इसलिए उसको कहता क्या। पिक्चराइज कैसे करना है प्रॉपरली, वो मेरे लिए अभी ना लैपटॉप है, ना मुझे यूज करना आ रहा है अभी कोई, आजकल तो, कोई ना कोई टाइपिंग स्पीड है, ना कुछ। तो मैं क्या करूँ इसके लिए? अच्छा, कोई मसला नहीं। अब मैंने ये पेजेस का इसलिए बोला ग्रुप में शेयर करें, ताकि सब तो उससे इस्तेफादा लेना, सब तो पढ़े ना उसको। ग्रुप में शेयर जरूर किया करें कि आपने हाँ, कैसे बाकी भी लोग पढ़ी है। उससे यूटिलाइज करें, अगर वो उनको तो कोई है। पॉइंट मिलता है तो उसको कैच करके यूज करें। यस, वो दूसरा, आप कहीं ना कहीं से तो पढ़ ही रही है ना, कोई ना कोई सोर्स तो यूज कर रही है ना गूगल के ऊपर। कोई आर्टिकल पढ़े, कुछ ना हम्म। कुछ तो पढ़ ही रही है, बुक पढ़ रही है। तो वो भी सोर्सेज शेयर बुक करें ग्रुप बुक में। से। वो हाँ, भी बुक शेयर से करें। पढ़ती हूँ ज्यादा। हाँ। प्लस मोबाइल से मोबाइल पढ़ा नहीं में, जाता, मोबाइल से सुना जाता है मुझसे, सुन लेती हूँ, मोबाइल से पढ़ा नहीं जाता। लेकिन मोबाइल में आप आराम से कैनवा या फिर मैं पावर पॉइंट यूज कर सकती हैं, स्लाइड्स बनाए उसके ऊपर, नहीं तो आर्टिकल लिखें। और प्लस मुझे बताएं कि कोई आपके आसपास कोई बच्चा है छोटा, छोटे से मुराद, बच्चे मेरे बड़े हैं, सारे यूनिवर्सिटियों में चले गए हैं, और तो उनकी सपोर्ट वो लेना। अपनी अपनी जॉब्स पे हैं। वो अपनी अपनी जॉब्स पे हैं, कोई इस्लामाबाद में, कोई लाहौर में है, मतलब माशाल्लाह कोई कोई आपके बड़े पास करीब अच्छी हो? जॉब्स कर रहे हैं। नहीं, माशाल्लाह। करीब नहीं है हम, बस मेरे हस्बैंड होते हैं, वो भी अपनी जॉब पे होते हैं। हम्म। चलें, और कुछ ना मैं कुछ। कुरान क्लास में होती हूँ। कुरान क्लास में जो खवातीन है हमारा, चूंकि सारी लेडीज का ग्रुप होता है, तो वो सारी मेरी एज फेलोज ही हैं। चलें, आप कोशिश तो करें, कॉपी पे लिख के ड्रा करके सब कुछ भेजें, क्योंकि आपके मुझे नोट्स याद हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो तो लाजमी करें ना आप। मुझे वो याद है, वो अच्छे होते हैं काफ़ी, तो वो लाजमी करें। और थोड़ा कोशिश कर लें कि मोबाइल पे ही आप, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है। आप अगर आप लैपटॉप अगर आपके पास आ जाए तो, मोबाइल भी हो तो वर्ड खोलें, उस पर आपने टाइप ही करना है बस। तो बाकी थोड़ा बहुत किसी आप टीएल से हेल्प ले लें, ग्रुप के अंदर ही जैसे टीएल से हेल्प ले लें। आपके लिए अच्छा, इतना कर एक सकता हूँ बात मैं। और, अब मैं उर्दू इतना, में अच्छी तरह से जैसे मैं डिस्क्राइब कर सकती हूँ, वैसे मैं इंग्लिश में डिस्क्राइब नहीं कर सकती इतनी हाई प्रोफेशनल या लो प्रोफेशनल वर्ड भी। मतलब जो इसको एक मजे का पैराग्राफ बना के शेयर करना होता है ना, अपनी ट्रू थॉट्स को, उन वर्ड्स को जो भी मैंने मतलब एक वो उर्दू में जैसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ, वो उसमें नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है। इंग्लिश में ठीक है, इसमें एक चीज़ ये मोटा है। मोटा तो बोल लेते हैं, लेकिन हम्म। प्रिसाइज नहीं बोला जाता। जैसे ये अभी आपने लिखा हुआ है ना, ये जो आपने शेयर किए हुए वर्ड्स, एक टिपिकल एक छोटा सा स्टैंजा होता है, उसमें सारी चीज क्लियर फॉर्म में होती है, तो मुझे इतना उसको समराइज करना नहीं आएगा, कोई मसला नहीं, इसलिए भी थोड़ा कोई मुश्किल मसला नहीं, है। लेकिन ये टास्क लाजमी करें, ताकि ये जो आप, आपकी जो ये वीकनेस है ना, ये इसमें कवर होगी। ये आप इसमें गैप और आइडेंटिफाई कर सकती हैं कि ये मेरे अंदर क्यों ऐसा हो रहा है। चाहे नो मैटर के एज फैक्टर क्या है, लेकिन स्टिल ये चीज़ें हो जाती होती हैं, जन्म बता हो जाती है। मैं ये मिसाल नहीं देना चाह रहा है। मेरे एक हम्म। दे मेरे एक दीजिए मिसाल, उस्ताद लेकिन हैं, समझ आ जाए। मेरे एक उस्ताद हैं, या मेरे एक रिलेटिव हैं, या मेरे एक जानने वाले हैं, कोई भी है, कोई भी है, लेकिन हकीकत बात है, उनकी मदर
60 के करीब है या 60 प्लस है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं। माशाल्लाह वो सब साले दिन की भी पढ़ रही हैं, तो मैं भी लगी ओ, रहती, लेकिन ये है कि मेरे अंदर ये जो कमी है ना, साइलेंट कंप्यूटर की के पढ़ ऊपर रही है लिख वो, के ये टिप लो, टाइप ये तो करने में, बहुत हाँ जी। अच्छी बात। जी और जी वो अभी पढ़, उनकी भी एक पढ़ और, रही हैं। हाँ और ये मैं खुद भी मदरहुड में ही हूँ, तो मैं खुद भी पढ़ रही हूँ, लेकिन मुझे ये टाइपिंग स्पीड स्लो है, और उसको एक फ्रेमवर्क के अंदर ला के ना प्रॉपर, अपने हाँ, ओल्ड स्कूल का एमबीए किया हुआ है। अभी तो मैं भूल हम्म, भाल, उस जमाने में तो हाथ से ही लिख के असाइनमेंट्स देते थे, और हाँ वो ऐसा सारा ही है। कुछ उस पे ही होता यस, था, कंप्यूटर इतना वो नहीं था। तो बिल्कुल। इसके ऊपर मेरे, चलें मैं इस पे कंप्यूटर एक को काम उतना करें। वो फास्टली हाँ, हैंडल नहीं कर सकती एक जितना काम मैं करें, हाथ से लिख आप जी सकती हूँ। फोर में है ना, तो आप एक काम करें, सिर्फ आपके हम्म, लिए मैं, बाकी सबके लिए नहीं है ये, कोई अब किसी और के लिए ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है? मैं नहीं अलाउ करा किसी और के लिए, ये सिर्फ आपके लिए अलाउ कर रहा हूँ। आप ग्रुप में जी4 में किसी और एक टीम लीडर को साथ मिला के आप ग्रुप स्टडी कर लें, ग्रुप वर्किंग कर लें, ठीक है? हम्म, इंडिविजुअल ना करें। आप उनको आप उर्दू में नोट्स बना के पिक्चर में करें, वो स्लाइड्स बना लें, आप लोग इस तरह करें ताकि वर्किंग करने तो आए, एक फ्लो चार्ट बनाना तो आए ना आप लोगों को, ठीक है? वर्किंग हम्म, बस करें, मैं ये चाह रहा हूँ। फिर उसी को आप लोग, बाय द वे पेजेस वाला काम तो मैं ये देखें जो नीचे इस टास्क के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ भी है ना, ये एक्शनेबल हम्म, स्टेप्स जो हैं, ये और है क्या? ये तो आप लोग ने अपने रजिस्टर पेपर चार्ट किसी ना कहीं पे, कहीं ना कहीं तो करने हैं ना, वर्ड पे भी कर सकते हैं, हम्म। लेकिन ज़्यादा उस पर करें ताकि ये ज़्यादा फिर आपके हाथ से जो लिखी चीज़ होती है वो आपको याद भी रहती है। तो ये वो सब, ये आप कौन एक्शनेबल से स्टेप ग्रुप है में भी है वही। अजान? ये कौन से ग्रुप में जी है फोर है, और जी कौन फोर सी? में है, जी जी फोर फोर में है, जी फोर में अच्छा है। अच्छा। अगर क्योंकि हमारे ग्रुप में होती हैं तो आई वुड लव टू आपके हेल्प। ग्रुप में वैसे एक दो नादिया, आप उनकी सपोर्ट कर सकती हैं, उनकी हेल्प कर सकती हैं। कौन कौन? उसमें एक्सक्यूज मी, मैं एक चीज नाजनीन ऐड है, करना एक चाह और रहा भी था। है। जी जी। हम्म, दी, ये जो सिस्टर अभी जिन्हें लिखने का और स्लाइड्स बनाने का, और वो कह रहे हैं कि मुझे सेंटेंसेस और उर्दू से इंग्लिश और मुश्किलात पेश आ रही हैं, उन्हें मैं बस एक सजेशन देना चाहूँगा कि उनके पास अगर मोबाइल भी है, सिंपली उसमें चैट जीपीटी डाउनलोड करें, और जो आइडिया भी उनके दिमाग में चल रहा है उसे वो बोलें माइक ऑन करके, वो उसको एक ऑर्गेनाइज्ड उर्दू में एक सेंटेंस बना देगा, जो वो बोलेंगी वही लिखा आएगा, सिंपली एंड पे कह दें कि इसका एक पैराग्राफ बना दें। अब अगर उसको इंग्लिश में भी वो ट्रांसफर करना चाहती हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहती हैं, तो सिंपली उसे कमांड दें कि इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर दे, वो इंग्लिश बना देगा। अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जैसे वो कह रही हैं कि मुझे लिखने के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो सिंपली उस पैराग्राफ को कॉपी करके वो सिंपली किसी स्लाइड पे भी पहुंचा सकती हैं। तो इस तरह भी बगैर लैपटॉप या कंप्यूटर के किसी पैराग्राफ को लिखा भी जा सकता है, और उसे ऑर्गेनाइज भी किया जा सकता है, उससे स्लाइड्स में भी, इवन पीडीएफ और हम्म, पीडीएफ में भी कन्वर्ट करके डाउनलोड डॉक्यूमेंट किया जा सकता है। सो इट बिल्कुल इज अ बिल्कुल। इजी वे। एआई के तो ठीक है, मैं मैं ये, फिर इस पे वर्किंग करती हूँ और सीखती हूँ इसको थोड़ा सा, हाँ देखती हूँ। ये करें बेशक वर्किंग। मैं भी मेंशन नहीं था करना चाह रहा, उसके एक रीज़न भी है, और वो ये भी है कि एक तो बाय द वे वो है भी ना, क्या नाम है उस वेबसाइट का, वो टूल का जो एआई पूरी को आपने बस कमांड देनी है, वो स्लाइड बना देता है आपको पूरी, जिसका नाम भूल गया है। एआई को टूल है वो स्लाइड्स के लिए है, या वो प्रॉपर, वो बहुत अच्छी स्लाइड्स बनाता है, वो इमेजेस भी ऐड करता है और स्ट्रक्चर करके वो स्लाइड्स आपको बना देता है प्रॉपर। बहरहाल, लेकिन वही कह रहा हूँ कि अभी पहले वर्किंग तो करें ना, अभी आप लोग स्लाइड्स तो आखिरी हफ्ते का काम है। यही कल आखिरी बताया हाँ यार, जी, आई वो एम वेरी आखिरी हिस्से का काम है, पहले स्ट्रगलिंग तो विद वर्किंग बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड है। हाँ ये और वो वर्किंग बहुत मुझे ज़रूरी है। असल मजा जो है ना, वो वर्किंग में आता है बेसिकली, और यस। फिर उसको अपने लिए नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे तो माशाल्लाह से ग्रो कर चुके हैं, वे तो उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन के लिए थोड़ा बहुत जमा कर रहे हैं कि उनको बता हाँ, जो सके। जो उनके छोटे बच्चे हैं उनको तो अभी से करना ना मैं ये मिसालें बहुत देता होता हूँ घर के अंदर भी। मैं अपनी मम्मी को भी कहता हाँ, हूँ कि ये जो दादों और नानों का जो स्टेटस है ना, ये हमने ज़ाया किया हुआ है, हमारे बड़ों ने ज़ाया नहीं किया। नहीं, मैं उनके लिए कर ये, रही हूँ, वो अभी हाँ परसों भी ये वीकेंड पे आए दादों हुए थे, बच्चे, तो उनको यस, मेरे नोट्स में बड़े आराम से वो बैठ के पढ़ रहे थे, 7 years old एंड बच्चे फोर जितना ईयर्स अटैच ओल्ड होते हैं फाइव ना, ईयर्स ओल्ड वो लगे रहते बच्चे, हैं कि ये हाँ क्या हो रहा है। बच्चे जितना अटैच होते हैं ना दादों नानों से, अगर वो सही यूटिलाइज करें, उनको स्टोरी टेलिंग के अंदर बातें बताना शुरू कर देना, बच्चों को वैसे स्टोरी टेलिंग के अंदर बात समझ आती है, क्योंकि वो टेक्निकल 6 साल 7 साल से पहले के बच्चों की बात कर रहा हूँ, वो टेक्निकल टर्म्स को नहीं अंडरस्टैंड कर पाते, वो एक्शंस को नहीं अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो साइकोलॉजी के अंदर तो जा नहीं सकते, तो वो स्टोरी टेलिंग के ऊपर चल रहे होते हैं, तो माँ स्टोरी टेलिंग या दादा दादी दादो नाना नानी, ये उनका कनेक्शन बच्चों के साथ अच्छा होना चाहिए। वो वो फिर बच्चे सही बड़े होके काम करते हैं, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी, और मैं भी घर में यही बात ही कर रहा होता हूँ। बहरहाल, तो जी, आप ग्रुप में किसी की भी हेल्प ले लें, एआई भी है, और आप पहले वर्किंग तो बस स्टार्ट करें ना सारे।
वर्किंग पहले स्टार्ट करूँ, मेरे फिर ही ग्रुप में मेरे जाके मुझे मैं भी किसी याद से है। पूछूंगी, मैं मेरे नोट शेयर करूंगी। नोट्स शेयर करने के बाद मैं पूछूंगी कि कोई मेरी हेल्प कर सकता है इसको टाइप करके वो बनाने में, या मैं खुद ही करूँ कुछ। श्योर, तो ठीक है, पहले तो श्योर। उस लेवल पे बंदा पहुंचे ना। और दूसरी बात, मेरा जो स्टाइल था वो ये था कि मैं अंबिया को लेकर के करेक्टर बाय मतलब एक एक अंबिया को लेके उसको स्टडी कर रही थी, और उनके जो प्रोमिनेंट एट्रीब्यूट्स थे ना वो नोट डाउन कर रही थी कि किस नबी में कौन सा एट्रीब्यूट ज्यादा प्रोमिनेंट था, और किसने किस जगह पे किस हिकमा से ज्यादा काम लिया। तो क्या ये दुरुस्त पैटर्न पे जा रही थी मैं? हाँ, ऐसा ही है, स्टेप बाय स्टेप चीजें हुई हैं, बिल्कुल सही है। हम भी तो ऐसी अच्छा, पैटर्न पे चल रहे हैं मतलब ना, वो इसी मैं मनाहिज थोड़ा पे नहीं, चल वो रहे हैं। मुझे ये था कि शायद कुरान को पूरा स्टडी करके शायद वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही थी कि सूरा वगैरह से मतलब सूरह तौबा से लेके या कुछ सूरह बकरा से, जैसे भी आपने बोला ना कि वहां से हम करें। मैंने कहा शायद कुरान को लेके उसको पढ़ के उसमें से निकाल रहे हैं, शॉर्ट डाउन कर रहे हैं, जबकि मैंने ये पैटर्न पकड़ा था कि अंबिया के करेक्टर्स को लेके सेपरेटली शुरू से मतलब इनिशियल से स्टार्ट किया था, कि जब ज्यादा वो नहीं हुई थी ग्रूमिंग, तब अंबिया ने क्या रोल प्ले किया, और जब फिर आहिस्ता 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 वक्त के साथ नेक्स्ट लेवल क्या आता गया, तो मैं हाँ, जरा उस तरह से चार्ट डाउन कर रही थी। हाँ, पैटर्न कोई भी हो सकता है, और पैटर्न एक होना भी नहीं चाहिए। पहले एक पैटर्न कंप्लीट हो तो दूसरे पैटर्न पे हमें चले जाना चाहिए। कभी हमने सूरत को सूरत से देखा, पिछली सूरत को अगली सूरत से लिंक किया, फिर हमने अंबिया की चीजें देखी, फिर हमने मक्की सूरतों को रखा, फिर मदनी सूरतों को अलग किया। हर पैटर्न से हमें कुरान को पढ़ना है, ठीक है। वो डिफरेंट फिर साइकोलॉजी सामने आती है। कुरान वाकई साइकोलॉजी की किताब जरूर है, जरूर है, प्रॉपर है। तो चलिए, इस तरीके कुरान बता ही रहा है कि कलील कलील जो लोग हैं वो ईमान पे आएंगे, और ज्यादातर अक्सरियत लोग जो है वो दुनियावी बातें कर रहे होंगे, वो फजूल और जन जन बातों पे मबनी बातों पे काम कर रहे होंगे, और अक्सरियत वो दुनियावी दुनियावी आपको काम में ले जाएंगे, अल्लाह से दूर कर देंगे, बेराह कर देंगे। ये सूरत अनाम की मेरे ख्याल में आयत है, ये सूरत नमल की आयत है मेरे ख्याल से, हाँ, सूरत अनाम की 116 आयत है ये। तो अल्लाह के रास्ते बेराह कर देंगे जो ज्यादातर लोग हैं। तो ये पूरी साइकोलॉजी पैटर्न और हाइट साइकोलॉजी, ये फिर तकलीदी जहन, ये सब उधर ही आ रहा है ना, सेरोटोनिन की पूरी बातें आ रही हैं सारी। तो ये चीज़ ज़रूर है, पैटर्न कोई भी रखें, स्टडी करें। और बाय द वे हम लोग भी तो ये पैटर्न ही स्टडी करें ना, कुरान की प्रॉफिट्स की मेथडोलॉजीज को, जो मनाहिज हैं, जो मनहज है पूरा प्रॉफिट्स का, उसको लेके स्टडी करें ना। अभी हजरत नूह पे तो इसलिए आए हम लोग, हजरत इब्राहिम पे आएंगे तो तज़किये का जो पैटर्न खुलेगा ना, वो क़यामत तक के लिए है, याद रखिएगा बस। वो इतना बड़ा पैटर्न है तज़किये का, और बड़े क्वेश्चन से मसले हल होते हैं कुरान से। खैर, मैं अभी वो चैप्टर नहीं खोलता, इतना काफ़ी है। जी, एक मुझे याद आखिरी आया, सवाल के लिए, 2000 वर्ड्स के अंदर इन सबको समराइज कैसे करेंगे? ये दरिया ये को आर्ट कोसे में समेटना, ये नहीं, तो बड़ा ये मुश्किल नहीं हो आर्टिकल के जाएगा? लिए ना, ये आर्टिकल के लिए। और ऐसा नहीं है, देखिए मैंने ये बताया ना कि आर्टिकल के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप पांच छह एट्रीब्यूट्स और पांच छह न्यूरोट्रांसमीटर, पांच छह हार्मोन्स को पकड़ के एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जेन्युइन नहीं हम्म। हो सकता। वो आपको एक ही हार्मोन, एक मेजर एट्रीब्यूट या दो तीन मेजर एट्रीब्यूट जो उस हार्मोन से रिलेट होते हो, और हम्म, फिर न्यूरोट्रांसमीटर को रखते हुए आप एक्सप्लेन करेंगे 2000 वर्ड्स के अंदर। ये आर्टिकल के लिए, ठीक है। ठीक हो गया। मुझे ठीक याद है, पड़ा, मैं वो बस बस वो अल्लाह बात कर ताला। रहा था कि और 60 साल हम वाली ना, मेरी अरेबिक क्लास के अंदर दो ऐसी फीमेल टीचर आई, स्टूडेंट आई थी, मेरे क्लासमेट थी। एक की एज 57 थी और एक 60 प्लस थी, अरेबिक में। जो मैंने अरबिक कोर्स किया था ना अरबिक का, तो उसमें ही साथ थी। तो मैं खुद, मुझे उनसे ज़्यादा मोटिवेशन मिल गया, और मुझे शर्मिंदगी होने लगी थी कि यार मैं ठीक से नहीं कर रहा हूँ, तो वो इस एज में कर रही है माशाल्लाह, और वो मुझसे ज़्यादा होमवर्क भेजती थी। तो ये चीज़ है कि एज फैक्टर मैटर नहीं करता, जब तक आप ये आर्किटेक्चर ऑफ थॉट समझ जाए ठीक से, पूरी न्यूरो साइंस समझ जाए कुरान से, तो अल्लाह ने बताया जगह जगह। जी, किसी और की कोई माइक पे कोई आए थे, हाजरा आप हैं, ये कोई और था? अजान भाई, ये हम इस पे आर्टिकल लिखते हैं या इस पे एक प्रेजेंटेशन बनानी है स्लाइड्स के साथ? मेरी रिकमेंडेशन, मेरी सजेशन, और मेरा मैं फोर्सली जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि पीपीटी की तरफ जाएं। और यानी देखिए, प्रेजेंटेशन बनाए उस पे? हाँ, प्रेजेंटेशन बनाए। प्रेजेंट करना तो है, हम सबको प्रेजेंट करना है। तो देखिए, सिलेक्ट होना, फाइनल जी। होकर डीएफ में जाना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि हमें काम करके प्रेजेंट करना आए, उससे हमारी स्किल पॉलिश होती है। हमारी कम्युनिकेशन स्किल वीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये आर्किटेक्चर ऑफ थॉट पे काम कर लूँ, बहुत अच्छा काम कर लूँ, मुझे लोगों को एक्सप्लेन ही ना करना है, तो ये मुबीन वाला, फुरकान वाले एलिमेंट मेरे अंदर कैसे आएंगे फिर? मैं फर्क तो वाजे कर ही नहीं सकता, हिकमा ही नहीं आएगी मेरे अंदर, मैं बयान ही नहीं कर सकता लोगों के दरम्यान में खड़े होकर। लीडरशिप तो मैं मार खा गया ना। लीडरशिप के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स तो होती है ना। तो बाय द वे, अब ये अब इसके लिए यहाँ पे हमारा अगले नेक्स्ट नेक्स्ट वीक हमारा एक सेशन भी है इंशाल्लाह। ठीक यस, है मैं जवाद। कह रहा था कि आप उसको अनाउंस कर लें। डोंट वरी, मैं हूं ना, सीएच हूं ना, क्या हो गया। नेक्स्ट वीक हमारा सेशन भी होगा इसके ऊपर, ठीक है, एलोक्वेंस के ऊपर। तो ये, तो ठीक है, बेस्ट ये, लेकिन आर्टिकल भी लिखें। फॉर एग्जांपल मैं आर्टिकल के ऊपर क्यों क्यों कह रहा हूँ,
एक आर्टिकल तो है कि जो 2000 के अंदर प्रॉपर आपने लिखना है, एक आर्टिकल वो हो जाएगा जो आपकी रिसर्च वर्क हो जाएगी, जो कि आपने पूरा 4 सेक्शन को कवर करते वक्त आपने डाटा अपना जमा किया होगा वर्ड फाइल के अंदर। एक वो भी तो बन जाएगा ना आर्टिकल आपका, लेकिन वो आर्टिकल को इसी बात है शेयर करने वाला पब्लिश करने वाला नहीं होगा। जो 2000 वर्ड लिमिट के अंदर होता है वो आपकी रिसर्च वर्क हो जाएगी, जिसके बेस के ऊपर आप आर्टिकल को उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आर्टिकल प्रॉपर 2000 वर्ड का, और पीपीटी भी बना सकते हैं। डाटा जमा तो करें ना, जैसे अभी वो आफिया बता रहे थे वो रजिस्टर पे करेंगी, तो हमें रजिस्टर पे भी करना है, वर्ड पे भी करना है। दोनों चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि रजिस्टर खराब भी हो सकता है, वर्ड फाइल आगे हम लोग शेयर भी कर सकते हैं, रजिस्टर में हम लोग फ्लो चार्ट बनाएंगे ना। तो जी मलिहा। ये मेरा सवाल था कि जैसे आर्टिकल्स जो है वो मतलब मल्टीपल हो सकते हैं ना, अब जैसे सेक्शन 1 के लिए मतलब लाइक इतना कंसाइज होना है कि बस एक आर्टिकल के अंदर सारे सेक्शन का हो, या फिर वी कैन राइट मल्टीपल। डिपेंड ऑन यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 2000 की वर्ड की लिमिट है। ये बल्कि अच्छा कि आपने सवाल कर लिया, या बेस्ट है, आपको जो बेहतर लगता है अप्रोच, कि आप एक ही सेक्शन को ठीक से एक्सप्लेन करके उसका आर्टिकल लिखें, मल्टीपल आर्टिकल्स हो जाएंगे इस तरह से, ये भी बहुत बेस्ट है। या फिर आप एक ही, जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया ना कि एक आप हार्मोन Like पकड़े। basically I wanted to know कि there is no limit to the number of articles at least, हाँ right? हाँ हाँ, बिल्कुल कोई लिमिट नहीं है। शायद तो ठीक है। खुद ही कहते हैं, वो तो लिमिट इस चीज पे लगाना चाह रहे हैं कि कोई ना करे तो उसका क्या होगा, वो इस पे लिमिट लगाना चाह रहे हैं। और जो लिखे हाँ हाँ। वो लिखता ही जाए, वो अपने आप तो को फिर रोके ना। अच्छा, फिर प्रेजेंटेशन का फिर वो क्या है कि मतलब उसमें अगेन द सेम क्वेश्चन विद द आर्टिकल जो मैं पूछना चाह रही हूँ, अगर सेक्शन 1 जो है एक आर्टिकल के अंदर आ रहा है, तो फिर इस टाइम फिर प्रेजेंटेशन के अंदर डू वी हैव टू लाइक हाँ, कवर ऑल कर सकते सेक्शंस हैं। और हाँ मतलब बिल्कुल, हाँ सीरियसली। सेम सेम पीपीटी में भी ऐसे ही कर सकते हैं आप लोग, कि एक सेक्शन को लेके कंप्लीट कर लें, बट वही आगे होगी बहुत लिमिटेड सा कंटेंट हो जाएगा। फिर वो देखना भी पड़ेगा मुझे कि मैं आगे सीडीएफ में सबमिट करूँ ना करूँ। लिमिटेड कंटेंट नहीं इस लिहाज से हो मतलब इफ जाएगा। इट इज वेरी डीप, मतलब तो फिर वो elaborated in one thing only फिर वो। हाँ कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ तो है ना कि हर सेक्शन के अंदर अगर आप ह्यूमन एट्रीब्यूट की भी बात कर रही हैं, उसको कुरान से रिलेट तो करना ही है और सोल्यूशन तो देना है उस चीज़ का। तो एक पार्ट पे भी कर सकती हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही है कि तभी आपके अंदर टेक्निकलिटी ज़्यादा आ जाएगी। आर्टिकल्स लिखें, रिसर्च तो एक हमने पार्ट 1 पार्ट वाइज ही करती है ना, लेकिन सबको समराइज करके आपने जब एक कलेक्टिव पीपीटी बनानी है, स्लाइड्स बनानी है, एक पीपीटी बनेगी, तो उसके अंदर आपको 4 पार्ट को समराइज करके एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड मैनर में हमें अपने प्रेजेंट करना होगा, तो वो ज़रा टेक्निकल टास्क हो जाता है और वो ज़्यादा अच्छा होता है। कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे, उसके अंदर स्टोरी टेलिंग भी आ जाती है, वो चीज़ें आ जाती हैं। तो ठीक है। ओके। डिपेंड आप लोगों पे करता है, ओके। इसमें फ्री हैंड है, लेकिन मैं अपनी रिकमेंडेशन फिर भी बता रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी जाहिद। जाहिद आपकी आवाज़ नहीं आ रही। नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अकीला, आप कर लें क्वेश्चन। मैंने पूछना था जो अभी रिसेंट डिस्कशन फॉर्म वाला हुआ था प्रेजेंटेशन, उसमें उन्होंने ना एक ऐप बताई थी जिसमें रिव्यूड आर्टिकल्स थे, वो याद हो अगर तो वो मुझे मेंशन कर दो आप ग्रुप में पूछ लें, जिसमें कैंपस ग्रुप में भी पूछ लें, मुझे ऐसा याद नहीं है, तो मुझे तो नहीं पता, आइडिया नहीं है अभी। आप पूछ लें, मैं भी एडमिन एडमिन जवाब दे दें उसका, या फिर किसी और मेंबर ने सुना तो वो जवाब दे देगा। एक ग्रुप में सवाल कर लें आप। जी सारा। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, ये मैंने इसमें क्वेश्चन करना था कि आपकी बहुत आवाज़ कम है सारा, आपकी आवाज़ बहुत कम है। ये जो है ना उसमें आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे, आपकी आवाज़ बहुत कम है सारा। ये आ रही है आवाज? बहुत कम आवाज़ है, मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। अच्छा। अच्छा बात सुने, अब आई है आवाज आपको? मच बेटर। अच्छा। अच्छा, मैंने जो 2 पॉइंट सिलेक्ट किए थे ना, उसमें ये है कि जो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स जो इम्पोर्टेंट है ना हमारी अपनी लाइफ में,
वो वाले बयान करने हैं। तो हमारी अपनी लाइफ में क्या मतलब, यानी अपनी लाइफ कोई और है और जो लोगों की वो कोई और है, यानी ये मुझे इसमें थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन बता दें। और दूसरा ये है कि जो करंट एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें जो है वो कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ हो, यानी कि उसमें किया जा रहा है, और दूसरा उन इम्प्रूवमेंट उसमें कहाँ नीडेड है। तो ये मुझे थोड़ा सा आप हाँ, क्लियर करके काइंडली बता दें। पहला सवाल आपका कि हमने ये चीज़ देखनी तो ऑब्जर्व करना ना कि आप में या फिर आपके आसपास आपकी सोसाइटी के अंदर आपके क्लस्टर में क्या आपको ऐसा लगता है कि ये एट्रीब्यूट की कमियां। मैं अगर मिसाल दूं तो मुझे एक एट्रीब्यूट तो लगता है तो बहुत सारे, एक मिसाल दे रहा हूँ सोसाइटी के लिहाज से। करेज का एट्रीब्यूट बहुत कम है हमारे अंदर। हम फियर इमोशन के अंदर बहुत ज़्यादा है। करेज का एट्रीब्यूट बहुत कम है हमारे अंदर। तो इस पर मैं वर्किंग कर लेता हूँ। मिसाल दे रहा हूँ, बहुत कोई भी होता है, आपका कुछ और किसी और एंगल से नजर आता हो कोई चीज़, किसी और ने कोई और ज़्यादा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की हो सोसाइटी के अंदर, अपने अंदर, सोसाइटी घर के अंदर। तो वो एक एवरेज वाली बात बन जाती है ना कि ज़्यादा ये मुझे लगता है, तो वो देख लें आपको कोई भी लगता हो। दूसरा सवाल करेक्टर बिल्डिंग के ऊपर, तो हाँ, मतलब वो मेरे सवाल आपका समझ नहीं है कि क्या कर रहे हैं मतलब। कैरेक्टर बिल्डिंग पे जो हमारा जो करंट करिकुलम है, जो इसका हमारा एजुकेशन सिस्टम है, मीन्स वो एजुकेशन सिस्टम से मुराद तो वही हुआ ना जो करिकुलम उन्होंने सेट किया हुआ है, हाँ उसी हाँ को हाँ ज़ाहिर हाँ पढ़ हाँ हाँ, उन्हीं बिल्कुल को बिल्कुल पढ़ाती है ना। बेसिकली जो निसाबी किताबें हैं, टेक्स्ट बुक्स बिल्कुल हैं, बिल्कुल बेसिकली सारा उन्हीं के इर्द गिर्द जो है वो होता है ना। सारा साल टीचर्स क्या पढ़ा रही होती हैं, कोई बिल्कुल बुक समझ आ रहा उठाई, उसी में से निकाला, उसी में टॉपिक्स हैं, उसी में से लेसन रीडिंग करवाई, उसी में से क्वेश्चन आंसर करवाए, उसी में से वर्ड मीनिंग करवाए, सारा कुछ। तो वो जो चीजें, वो जो जहाँ जहाँ लैग करती हैं, वो मैंने अपने पास यानी कि लिस्ट बनानी है, और उसके बाद उस बुक में से जिस ग्रेड का या जिस बुक का, जिस सब्जेक्ट का वो, जहाँ पे वो चीज लैग कर रही है और जहाँ पे उसका मिस यूज हुआ है, मुझे वो पॉइंट आउट करके तो वो रेफरेंस अपने पास नोट कर लेने हैं। हाँ, वो भी करना है ना, ये भी टास्क का पार्ट है कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर जहाँ पे आप लोगों को लगता है ये आर्किटेक्चर या फिर डोमिनेंस हायरार्की या फिर जितने में हॉर्मोन्स को रखते हुए उस तरह से नहीं पढ़ाया जा रहा, वो कहाँ पे लैग करते हैं, वो भी आइडेंटिफाई करके बताने हैं। बिल्कुल है, वो भी है। उस पर आप तो इस आर्टिकल भी दफा लिखें। जो एफडीई का जो सिलेबस है, उसमें तो मेरा बिल्कुल ये समझे कि फिंगर टिप्स पे है सारा जो है वो। हाँ, मैंने तो आप इसको इस पर आर्टिकल कंप्लीट लिखे ना। क्लासेस को टीच आप कर इस रही हूँ। पे, और जी जी, इस पे आप मल्टीपल आर्टिकल्स लिखे हैं और आर्टिकल लिख के ग्रुप में शेयर करें, फिर हम लोग हर जगह पे ग्रुप में शेयर करवाते हैं। आर्टिकल क्योंकि लिखे ना गलत इस हो पे। रहा है, टीच की जा रही है, और वो चीजें टीच की जा रही हैं जो जरूरी नहीं है, जो इंटरनेशनल हिसाब से इन लोगों ने सेट की हुई है, वो हमारी नेशनल करिकुलम के अंदर इन्होंने ये डाल दी है, जो कि हमारी नीड नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये करें, आपने आइडेंटिफाई किया ना, इस पर आर्टिकल लिखे। मैं वही कह रहा हूँ, ये अच्छा अच्छा पॉइंट है, बहुत ज़रूरी है। इस पर आर्टिकल लिखें ताकि हम तक भी वो बात आए कि आप स्कूल एजुकेशन फैक्टर के अंदर हैं, आपको आइडिया है इसका, तो आप ये इस पर आर्टिकल लिखें ज़रूर। ठीक है। जी, अली हैदर। अली हैदर, आप हमारे साथ हैं? आप हमारे साथ नहीं हैं? अच्छा, हाजिरा आपका भी सवाल था। ओ, आ गई आपकी आवाज़। आपका माइक म्यूट था। नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही। ब्रदर, आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही। नहीं ब्रदर, आपकी आवाज़ नहीं, आपका माइक बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चलें, किसी और का कोई सवाल है, कुछ किसी ने पूछना हो, कुछ ऐड करना हो? लास्ट कॉल है मेरी ये। मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी। हम लोग फितरा के कॉन्सेप्ट को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स के साथ रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि फितरा किस हमारा कॉन्सेप्ट को? ओवरऑल, फितरा के कॉन्सेप्ट। फितरा? तो ये ह्यूमन एट्रीब्यूट्स और क्या हैं? मतलब हमारा ओवरऑल फित पोटेंशियल फितरा ही है। है, और जी जी, दोबारा बोलें। मतलब हमारा ओवरऑल पोटेंशियल फितरा है, और उसको जो डेवलपमेंटल स्टेजेस पे जो एट्रीब्यूट्स गुजरते हैं वो उसको उसके पोटेंशियल को रीच करने के लिए होते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसा ही वो है। क्वालिटी। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल सही कहा।
अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये है। हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि ये तो आपने टास्क बताया ना जो हम टीएल्स का आईएमएस के हवाले से है, लेकिन आप कुछ वो बता रहे थे कि हम टीम लीडर्स हैं क्लस्टर्स के, तो अब लाइक उधर हमने क्या करना है? आप लोग जो आईएमएस में सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो अपने क्लस्टर्स के अंदर प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने रिलेटिव्स में, यार दोस्त के अंदर, फ्रेंड्स में, फैमिली के अंदर और सोसाइटी के अंदर, नेबर्स में वो चीज़ें एक्सप्लेन करें लोगों तक, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें, उनको दीन की तरफ लाने की कोशिश करें, इस्लाम की तरफ लेकर आएं, ठीक से कुरान की तरफ लेकर आएं उनको। जो यहाँ सीख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ें यूज़ करें। जिस तरह अभी कल एक सेशन होगा सीटी का, वो अटेंड लाजमी कीजिएगा। उससे आपको थोड़ी चीज़ें समझ आएंगी कि यार हमें आर्गूमेंट कैसे बनाना होता है। आर्गूमेंट के अंदर फैलेसीज नहीं होनी चाहिए हमारे। अगले से अगर कोई आगे से कोई फैलेसी वाला आर्गूमेंट आ रहा हो तो आपने उसको कैसे टैकल करना है, कैसे जवाब देना है। वो किसी बाइसनेस में तो आपने उसकी बाइसनेस को कैसे अंडरस्टैंड करना है, उसके बाइसनेस को कैसे चेंज करने की कोशिश करनी है। तो ये आप लोग टीम लीडर इसलिए हैं कि अपनी पर्सनल पर्सनल लाइफ में क्लस्टर्स के अंदर आप लोग ये जो सीख रहे हैं, और जो वहाँ सीखते हैं वो यहाँ के सिखाएं, जो यहाँ सीख रहे हैं वो वहाँ जाके सिखाएं। ठीक है, सोसाइटी ऐसी बनती है। और अभी आई होप कि होंगे ग्रुप में नए ग्रुप के जो सारे टीएल्स हैं। कल मैं एक सेशन आप लोगों के साथ रख लेता हूँ जिसके अंदर 4 कंपार्टमेंट के जो पहले 3 टास्क थे वो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, और पहला टास्क को ठीक से एक्सप्लेन कर दूंगा। यतलुल आयती क्या है, उसको कुरान से कैसे देखना है, वाइज हकीम कैसे देखना है, वायु आलिमुल किताब कैसे देखना है, वल हिकमा कैसे देखना है। ठीक है, कल आप लोगों के साथ एक सेशन सेशन कर लेता हूँ मैं। किसी और ने आना हो तो बता दीजिएगा, मैं लिंक शेयर कर दूँ ये ग्रुप के अंदर। इस सेशन का अगर लिंक आप शेयर कर दीजिएगा कल, लाजमी, हाँ क्योंकि मैंने भी अंडरस्टैंड करना है इस कॉन्सेप्ट को, ये ठीक तुम्हारी है। मायाती को। ठीक है, मैं शेयर कर दूँगा। कल दोबारा एक सेशन रख लेते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है, तो परफेक्ट। उसमें दोबारा वो चीज़ें मैं सही से एक्सप्लेन करता हूँ इंशाल्लाह, ताकि पहले 3 टास्क भी क्लियर हो जाए और उसके बाद ये टास्क भी और क्लियर होना शुरू हो जाए। याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये प्रॉफिट मेथडोलॉजी को मैंने बहुत पढ़ा है अपने उस्तादों से, साथी से। लेकिन जब तक मैंने खुद नहीं तहकीक करनी शुरू की तो मुझे क्लैरिटी और उसके अंदर वसअत नहीं आई, जब तक मैंने खुद नहीं पढ़ा। ठीक है, हाँ एक स्टार्टअप तो चाहिए, तो उसके लिए इंशाल्लाह कल एक सेशन रख लेते हैं हम लोग, जो पहले 3 टास्क और कंपार्टमेंट को ठीक से दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इंशाल्लाह। तो एक मेरा पार्ट और है यतलू अलैहिम आयाती पे, आईएमएस का ही डीएफ सेशन में अपलोडेड है चैनल पे रिकॉर्डिंग, आप लोग वो भी देख सकते हैं जाके। यतलुल इमायती के ऊपर है, सिर्फ वो भी लिमिटेड है लेकिन यतलुल इमायती के ऊपर है। लेकिन मैं उसको इस बार किसी और एंगल से एक्सप्लेन थोड़ा सा करूंगा। सेकंड, हमारा इस वीक सीरिया सेशन आज वेनेसडे को नहीं होगा, नेक्स्ट वीक वेनेसडे को इंशाल्लाह मेरा इरादा है करने का, बट डिपेंड ऑन प्रोग्रेस, टास्क के ऊपर क्या चल रही है। और कुरान सेशन भी, जो कि हम लोग प्रॉफिट की मैथडोलॉजीज को लेकर चल रहे हैं, हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को टॉपिक कवर किया, उसमें मेजर चीज़ों को देखा कैसे समझना है, आगे फिर और चीज़ें हैं। मैं आप लोगों को मज़े की बात बताऊँ जाते जाते, आदम इस्लाम का मैं टॉपिक कवर किया था ना, 4-5 हमने क्वेश्चन शेयर किए थे, आप सबने स्टडी किया था, फिर मैं एक सेशन पे डिस्कस किया था सब कुछ, दलील देखी थी। हालांकि मैंने खुद पढ़ा वो, उसके बावजूद भी मेरे सामने वो चीज़ें नहीं आई, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने दोबारा चीज़ें थोड़ा सा पढ़ा तो मेरे सामने एक और चीज़ खुली कि सबसे पहले हिदायत का, तौबा का, गलती का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ है। सबसे पहले ख़ता गलती हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। तौबा के कलमात भी अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए, तौबा हुई। और उसके बाद ज़मीन में उतारा शैतान को, और दुश्मन का भी बताया अल्लाह ताला ने, सबसे पहले दुश्मन का भी पहले बताया कि सबसे पहले तुम्हारा दुश्मन कौन है, वो शैतान। उसको आइडेंटिफाई करवाया, उसको एक्सपोज करवाया, फिर उसको भी ज़मीन पे उतारा। आदम और आपकी सोच भी ज़मीन पे आई। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि अब मेरी हिदायत आएगी, जो उसको हिदायत पे आना चाहिए उसको हिदायत मिलेगी, जो नहीं आएगा वो गुमराह होगा। तो हिदायत का सिलसिला भी आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। तो इस तरह और पढ़ते हैं तो नताइज और निकलते आते हैं प्रॉफिट की मेथडोलॉजी से, और इसके अंदर समुंदर है पूरा इल्म का। तो बहरहाल अब हज़रत नूह पे आगे हैं, आगे इंशाल्लाह और टॉपिक करेंगे। हज़रत सालेह पे, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पे, हज़रत शुएब पे, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पे, फिर जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे जाएंगे फिर बड़े सवाल आप लोगों के क्लियर होंगे इंशाल्लाह, और फिर बहुत कॉन्सेप्ट आगे खुलेगा। जब हज़रत मूसा पे पहुंचेंगे ना, इंशाल्लाह कुछ इस तरह से कोशिश करेंगे हमें पूरा बनी इसराइल समझ आना शुरू हो जाए, बनी इसराइल की साइकोलॉजी समझ आना शुरू हो जाए इंशाल्लाह। आज के जो बनी इसराइल है ना, सो कॉल्ड बनी इसराइल आज के। खैर, तो यहाँ तक था, इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं, फिर सेशन को एंड करते हैं। मैं भी डॉक्यूमेंट्स कुछ आप लोगों का शेयर करने ग्रुप्स में। याद रखिएगा, मुझे आज के बाद से
कोई ग्रुप खाली नजर ना आए। हर वक्त ग्रुप के अंदर टास्क से रिलेटेड मैसेज आना शुरू हो जाएं। अपने रूटीन के अंदर ही डाल लें। ऑफिस में हैं, घर का काम कर रहे हैं, किचन में खाना बना रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, मार्केट में हैं, जहाँ भी हैं, ग्रुप में मैसेज कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, पूछ रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, पढ़ रहे हो। ये टास्क ऐसा है, इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया ना कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।